इस वक्त बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और ठीक पहले फेज की तरह जबरदस्त वोटिंग हो रही है। 6 घंटे के अंदर 142 सीटों पर करीब 50% वोट डाले जा चुके हैं और ये ऑलमोस्ट वैसा ही उसी रफ्तार से मतदान चल रहा है जैसा हमने पहले चरण में देखा था, जो होते होते 93% तक चला गया था। अब यही देखना है कि अंतिम आंकड़ा दूसरे फेज की 142 सीटों पर वोटिंग का क्या आता है। और जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, हुगली जिले की 18 सीटों पर अभी तक 47% वोट डाले जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पूर्वी बर्धमान में वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वी बर्धमान की 16 सीटों पर अभी तक 52% वोट हो चुके हैं। वहीं नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, नदिया, नॉर्थ 24 परगना में वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं मतदान केंद्रों पर। और ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। भवानीपुर में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5 घंटे में 42% वोट पड़ चुका है। भवानीपुर में ममता बनर्जी खुद पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और शुभेंदु अधिकारी भी, जो उनके चैलेंजर हैं, वो लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जाकर दौरा कर रहे हैं। भवानीपुर सीट के इस महामुकाबले पर पूरे बंगाल की नजर है और बंगाल में आज कई इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं। खास तौर पर पोलिंग बूथ पर महिलाओं की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। मुस्लिम एरियाज की बात करें तो वहां भी काफी उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए और उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज की तरह इस फेज में भी वोटर टर्नआउट 90% को पार करेगा। अभी हम इसकी आगे और चर्चा करेंगे। आज कहानी कुर्सी में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं सेफोलॉजिस्ट सज्जन कुमार जी। सज्जन, बहुत स्वागत है आपका। और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत समीर जी, और आप सबका भी। और प्रधानमंत्री को भी आप सुन रहे थे, बात तो वो कर रहे थे यूपी से, लेकिन बंगाल की वोटिंग पर उनकी भी नजर बनी हुई थी और बंगाल के मतदाताओं से उन्होंने क्या कहा है, बंगाल की वोटिंग को लेकर क्या कहा है, आइए देखते हैं। बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। बस यही बात आपको सुनवानी थी जो प्रधानमंत्री ने अभी कही। जो बात उन्होंने कहा, अगर जो कही और ये बात अगर हो रही है, निर्भीक होकर के लोग अपने मन से जिसको वोट डालना है वो डाल रहे हैं, तो इस बार बंगाल वाकई में एक नई कहानी लिख सकता है। तमाम विश्लेषकों को आपने सुना है पिछले कई हफ्तों में, सबका कहना यही है कि सबसे बड़ी बात यह कि लोग निर्भीक होकर वोट डाल पा रहे हैं या नहीं डाल पा रहे हैं, फिर वो चाहे जिसकी सरकार बनाए। लेकिन इल्जाम यह है कि अभी तक ऐसा बंगाल में नहीं होता था। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि इस बार चूंकि इतनी भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स लगी है, तो कई दशकों में एक सही सेंस में फ्री और फेयर इलेक्शन क्या बंगाल में हो रहा है। दूसरे दौर की वोटिंग की रिपोर्ट क्या कह रही है त्रिपाठी जी? देखिए, कई बार कहा जाता है ना कि कोई पैमाना नापना हो तो वहां से नापिए जहां से सबसे आसानी से समझ में आ जाए। तो पैमाना कहां होगा? जाहिर है वो पैमाना होगा सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का। ममता बनर्जी का हाव भाव, ममता बनर्जी की हड़बड़ाहट, ममता बनर्जी का चीखना चिल्लाना, और मतलब तथ्य के तौर पर पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं सही हूं, लेकिन मैंने सुना तो मुझे लगा कि जो ममता बनर्जी रिकॉर्ड तौर पर शाम 4 बजे वोट डालने जाती थी, वो ममता बनर्जी इस बार सुबह से अपनी गाड़ी में घूम रही, कह रहे हैं कि मैं सामान्य मतदाता की तरह हर बूथ पर जाऊंगी और चेक करूंगी। अब ये अगर मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, वो मुख्यमंत्री जो 215 सीटों पर बैठी हुई है 294 में से, वो मुख्यमंत्री जो कह रही कि अरे हमारे सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं भाई, दूर दूर तक बीजेपी कहीं नहीं और कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो खत्म हो गए। अगर उस मुख्यमंत्री को ये करना पड़ रहा है, और ठीक है, अब वैसे तो ठीक है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम अगर दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखें तो शुभेंदु बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको उम्मीद बहुत दिख रही है, बड़ी आशा दिख रही है, और ममता को लग रहा है कि अरे रेत की तरह सब एकदम मुट्ठी दबाते जाओ और रेत फिसलती चली जा रही। मुझे लग रहा है दूसरा चरण पहले चरण के ही जो वोटिंग हुई थी उसका एक्सटेंशन होने जा रहा है। और पहला चरण तो आपने कहा था कि बीजेपी बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत मुफीद रहने वाला है। बहुत अच्छे से। अच्छा, ये वोटर टर्नआउट आपके लिए देखना कितना इंपॉर्टेंट है सेकंड फेज का, और क्यों अलग है ये पहले फेज से?
दो चीज़ें हैं इसमें कि एक वोटर टर्नआउट जिस तरीके से हो रहा है अभी तक लगभग आप 50% मान लें तो कमोबेश पिछले फर्स्ट फेज के तुलना में ही है और 1-2% का शायद हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि 90 टच कर जाएगा, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो ये बिल्कुल दिखाता है इस बार कि एसआईआर के अलावे एक उत्साह भी है, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस होना चाहिए वो 2024 होना चाहिए जिसमें 79% वोटिंग हुई थी। तो 10% आप हटा भी दें तो जो भी उससे ऊपर है वो ओवर एंड एबव है, वो दिखाता है कि इस पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। फर्क कैसे है इस राउंड में? फर्क इस नाते है कि जो बीजेपी की सांगठनिक कमी है और जिसके कारण जो फियर फैक्टर रहता था वो इस राउंड में खासकर कोलकाता से साउथ 24 परगना और उत्तर 24 परगना की कुछ सीटें हैं, संदेशखाली, बोशीरहाट वगैरह, वहां पे संगठन भी कमजोर है, डेमोग्राफी भी बीजेपी के अगेंस्ट में है। सवाल ये उठता है कि वो बीरभूम में भी था और भी जगह था, हमने देखा कि फर्स्ट फेज में वो फियर फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस बहुत ज्यादा एक फैक्टर नहीं रहा, लोग निकले और उन्होंने वोट किया। इस बार डेमोग्राफिकली और ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी थोड़ी और वीक है और इसी का कारण है, आप देखिए कि इस बार के फेज में टीएमसी ने भी खुलेआम धमकियां देनी शुरू कर दी है, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे उनके बड़े और भी शीर्ष नेता हो, धमकियों का दौर जारी है क्योंकि फियर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सवाल यह उठता है कि क्या फर्स्ट फेज की तरह जनता ने इस बार चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और केंद्रीय सुरक्षा के कारण जो हर जगह उन्हें एक सुरक्षा का भाव दिख रहा है, इस बार भी अगर काम किया तो मान के चलिए इस बार कुछ नया हो सकता है। क्या इसका क्या प्रमाण होगा कि जनता ने अपने हाथ में चुनाव लिया है कि नहीं लिया? वोटर टर्नआउट अगर 90 टच कर रहा है, अच्छा, तो मान के चलिए कि पब्लिक निकली। होता क्या था कि सत्तारूढ़ दल के समर्थक निकलते थे, जो सत्ता के विपक्ष में थे उन्हें कह दिया जाता था आपको वोट नहीं देना है, आप मत आइए। अगर 90% टच हो रहा है इसका मतलब हर पक्ष के लोग निकले। ममता बनर्जी का जैसे आपने बताया वो भूत भूत घूम रही है। मैं तो कल एक और इनके सांसद की बात सुन रहा था, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी। वैसे वो अक्सर गुस्से में रहते हैं, कल वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में थे। वो मैं बयान निकलवा के आपको मैं सुनाता हूं। उन्होंने एक मतलब 30-40 सेकंड में 30-40 बार अमित शाह को गुंडा कहा। ये गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडागर्दी कर रहा है। मतलब उनका कहना यह था कि ये इतनी सेंट्रल फोर्स क्यों लगाई हुई है, और उस सेंट्रल फोर्स क्यों लगी है ये तो दिख ही रहा है ना लोगों को कि सेंट्रल फोर्स ने अगर कोई इंतजाम किया तो उसके बाद वोटिंग परसेंटेज 90% के ऊपर गया है। एनी हाउ, इस सेकंड फेज को बीजेपी के लिए बहुत क्रूशल माना जा रहा है। पहले फेज में अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा भी किया उसके बावजूद सेकंड फेज उसका खेल बिगाड़ सकता है अगर कोई कसर रह गई तो। ठीक बात है। तो पहली बात तो कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक्सरसाइज की उसके लिए भी कहना चाहिए कि जो काम किया, हो सकता है कुछ लोगों को जाती लगे जिस तरह से सीआरपीएफ लगाई गई, लेकिन एक मोर और लेस पीसफुल इलेक्शन हुआ है, तो इसके लिए तो बधाई देनी चाहिए। रोज हम लोग उनको कहते रहते हैं जो भी बात करते हैं। मेरे हिसाब से बहुत पीसफुल वाइल इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है और 90% वोट हो, किसी की भी सरकार बने, ममता जी जाए, ममता जी रहे, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन एक इलेक्शन अच्छा इलेक्शन हुआ है और वायलेंस की जो सबसे, मैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। दूसरी बात आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फेज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि यदि फर्स्ट फेज में उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो ऐसा लग रहा है जी, तो सेकंड फेज में उनको कम से कम अपनी सीट 3 गुना करने की जरूरत लगती है मुझे। 18 से 50 पर कम से कम होना उनका जरूरी है सत्ता में पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे इलेक्शंस को हम देखते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि यदि एक बार जो इसके लिए मैंने कई बार कहा कि जनता अगर बदलाव के लिए तय कर ले तो सेफोलॉजी, मैथमेटिक्स कुछ काम नहीं आती। यदि ये इलेक्शन में जनता ने तय किया कि ममता जी को हटाना है तो मैं समझता हूँ वो 150 से भी बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, अगर तय नहीं किया है तो फिर क्रूशियल इलेक्शन है, बीजेपी को फाइट करनी पड़ेगी। ठीक सर, एक खबर आ रही है, मैं बता दूं एक सेकंड बस। आज विजय जी कहेंगे यहीं रोक दें, अगर लगा दिया। अच्छा ठीक, शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है। टीएमसी वर्कर्स ने शुभेंदु अधिकारी को घेरा और शुभेंदु ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। और ये घटना भवानीपुर की है। भवानीपुर में वो ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी झड़प हो गई तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के साथ। देखते हैं जरा तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है। देखिए आप, सीआरपीएफ के साथ साथ लोकल पुलिस वो भी क्राउड मैनेजमेंट में लगी है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी सुबह से ही निकले हुए हैं वो सड़कों पर।
अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और मुझे जो बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को बिल्कुल घेर लिया गया था। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, देखते हैं। सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान। सेंट्रल फोर्स भाई के बाद আপনাকে দাদা হচ্ছে এভাবে দাদা বুথ জাম करने की कोशिश कर रहा है, बूथ जाम करने की कोशिश है। प्रार्थी को देखो ये इलाका छेड़े शुरू कर दिया पूरा ममता को सुपड़ा साफ। जय जय। सिक्योरिटी थी उनके पास और ऐसा लग रहा है कि उनको भीड़ के बीच में से निकाल के उनकी गाड़ी तक लाया गया है और वो पीछे से जो आवाजें आ रही थी, बूथ जाम करने की कोशिश की जा रही है, बूथ कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। ये कोलकाता शहर है जो आप देख रहे हैं। कोलकाता शहर में भी सुरक्षा बलों को इतना सतर्क रहना पड़ रहा है। पुलिस और सीआरपीएफ कुछ वहां बिल्कुल अलर्ट है। सर बहुत वो है ना, टेंस है पूरा इलेक्शन जो है। भवानीपुर ने और बना दिया, भवानीपुर ने और बना दिया और 35 जो सीटें हैं उसी में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें निकाल सकती है, वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका। मतलब कोलकाता शहर तो है लेकिन उसको पॉलिटिकली देखें तो आर पार के लिए दोनों के लिए ममता जी को बचाना है। 11 की 11 सीटें इस वक्त टीएमसी के पास हैं। तो बीजेपी को उसमें कम से कम आधी सीटें करने की तो उम्मीद उसको है। जी समीर जी, अभी तक क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर सेकंड फेज के चुनाव को देखें 142 सीटें जो 7 जिलों में आती है, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 4 जिलों में तो खाता ही नहीं खुला था। अगर देखेंगे तो दक्षिण 24 परगना में नहीं खुला था, कलकत्ता में, हावड़ा में और पूर्व वर्धमान में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और इस बार यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। कलकत्ता की 11 में से कहा जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में। हावड़ा की 16 सीटों में से कहा जा रहा है कि कम से कम 8 सीट भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वहां ऐसा प्रदर्शन करने की स्थिति में पहुंच गई है और भवानीपुर में जिस तरीके से सीट देखने को मिल रही है कि जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इतना स्ट्रांग होल्ड है, वहां से वो विधायक है और ममता बनर्जी को अपनी सीट जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बूथ बूथ जाना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को पदयात्रा करना पड़ रही है। तो और कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भवानीपुर कौन जीतेगा। सब ये कह रहे हैं कि बहुत फाइट है, ममता बनर्जी को चुनौती मिल रही है। तो मुझे लगता है कि भवानीपुर सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है। कहीं कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि ममता बनर्जी आसानी से जीतने वाली है। और ममता बनर्जी का जो व्यवहार है, अभिषेक बनर्जी का जो बयान आ रहा है और जिस तरीके से सुबह से ममता बनर्जी बूथ बूथ जा रही है, ये बता रहा है कि ममता बनर्जी को डर है कि कहीं नंदीग्राम जो 2021 में हुआ था, 2026 में वो भवानीपुर में रिपीट ना हो जाए। मतलब मैं भी यहाँ पर चुनाव में हार जाऊं। और जो अमित शाह जी ने कहा था कि भवानीपुर जीत गए तो पूरा बंगाल जीतेंगे हम, मुझे लग रहा है कि भवानीपुर बंगाल का भविष्य बता रहा है। यह तय है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल है 123 सीटें बचा के रखना, 140 में से। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगभग 3-4। ये बात आपने बड़ी खूब याद रखी अमित शाह की कि भवानीपुर जिता दो, सारी सीटों में हो जाएगा काम। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे तब क्या होगा? भवानीपुर नहीं जीतेंगे तो क्या होगा? उसको कैसे नहीं, लेकिन अगर भवानीपुर हार भी गए, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीत रहा है, लेकिन आप देखिए ना, एक मुख्यमंत्री को जिसका इतना स्ट्रांग, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके बाद अगर ममता बनर्जी चुनाव 1000-2000 वोट से जीतती है, होना तो यह था ममता बनर्जी को ये कहना चाहिए था, मैं यहाँ 2011 से एमएलए हूं, जिसको आना चुनाव लड़ने आ जाए, मैं एक दिन भी प्रचार करने नहीं आऊंगी, मेरा यहाँ का काम बोलेगा, मेरे कार्यकर्ता मुझे। हम आपको वोटरों की बात सुनाएंगे, वो जो कह रहे हैं अभी अलग अलग बूथ पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। लेकिन एक बार भवानीपुर के बारे में बता दें, आपकी सिफोलॉजी क्या बता रही है? देखिए, भवानीपुर में सबसे पहले जो वोट डिलीशन हुए हैं, उस डिलीशन में कम्युनिटी वाइज क्या है, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि वहाँ पे देखिए अगर 25%, 26% वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, तो वहाँ पे हिंदी भाषी भी जो है 1/3 है। भवानीपुर में हिंदी भाषी वोटरों का जो है रुख इस बार और ज़्यादा मजबूत है कि चेंज होना चाहिए। तो उस लिहाज से देखिए, भवानीपुर में जो इन्हें 50,000 से ऊपर की लीड थी, इस बार वो काफ़ी कम रहेगी। दूसरी बात यह है कि 2-3 चीजें इस बार स्पष्ट हैं। एक, ममता बनर्जी अभी तक हर चुनाव में खुद को एक विक्टिम बना के प्रस्तुत करने में सफल रहती थी। इस बार ममता बनर्जी वो विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत ही पीछे रह गई हैं, कहीं से भी वो विक्टिम नहीं नजर आ रही हैं। दूसरा क्या था कि बंगाल की अस्मिता, बंगाल की प्राइड, वो सारे के सारे फैक्टर जो पिछले चुनाव 2021 में दिखे थे, बहिरागतो, आपको अपनी बेटी चाहिए, वो सब के सब इस बार जो है बिल्कुल नगण्य है। चाहे बंगाली हिंदू हो, हिंदी भाषी हिंदू हो, उसमें एक कंसोलिडेशन दिख रहा है।
इस नाते देखिए भवानीपुर जो है काफी क्लोज रहेगा। ममता हार जाएंगी ये अभी भी कहना इसलिए मुश्किल है कि ममता बनर्जी का घर भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वो उन्होंने चूज नहीं किया, वो ना डोर टू डोर कनेक्ट है, शीर्ष नेता है। तो कई बार ये होता है कि भले ही आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर भी एक नेता से ज्यादा कनेक्ट होने के कारण आपको वोट मिल जाता है। लेकिन समीर जी की बात बिल्कुल सही है कि इस बार मार्जिन काफी कम रहेगा। शुभेंदु की जो बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स नजर आ रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नंदीग्राम उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया है और वो जीत रहे हैं। इस कारण से भवानीपुर उनके लिए ओवर एंड एबव है। ठीक है, ममता के लिए क्या है कि भवानीपुर के साथ याद रखिए उन्हीं के इमेज में पूरी की पूरी बंगाल। तो भवानीपुर अगर संघर्ष की बात है तो पूरा बंगाल भी संघर्ष की बात है। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इससे स्पष्ट होता है कि जो संघर्ष भवानीपुर में क्लोज दिख रहा है वही बंगाल की भी तस्वीर संघर्ष है लेकिन भवानीपुर में ममता जी की। बिल्कुल 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 सज्जन, वो भी याद रखना चाहिए कि 50-55 हजार का 58 हजार का लीड थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो 8 हजार पर आ गई थी। जी। तो इसको भी ध्यान और रखिए, 50,000 से ज्यादा वोट कटे। 50,000 से ज्यादा वोट कटे, जी। तो ये भी एक बड़ा फर्क है। भवानीपुर जो विधानसभा उसको वहां से मत जोड़कर देखिए 2021 से। वैसे तो कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जहां ममता जी का घर है, भवानीपुर है, कालीबाड़ी मंदिर है, उस इलाके में ही उस तरह के भी लोग रहते हैं जो बहुत पुराने, जिनको हम लोग भद्र लोग कहते हैं, जिसको कायस्थ ब्राह्मण समाज कहते हैं। मेरे ख्याल से शायद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 8-10 हजार के आसपास ब्राह्मण हैं, जो या शायद ज्यादा ही होंगे, मतलब संख्या उनकी अधिक होगी। और दूसरा क्या है कि जो वहां कारोबार करने वाले लोग थे, मुझे वहां से लोग जो एक बात बता रहे हैं कि इस बार लोग कह रहे हैं कि नहीं अब तृणमूल रहने लायक नहीं, उनको थ्रेट लगने लगा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बार बार समझा रही थी कि घुसपैठिया तुम्हारे घर में आ जाएगा, कल को काम धाम करना मुश्किल होगा, शाम को तुम्हारी बेटी नहीं निकल पाएगी। मतलब जो भाजपा पिछले कुछ समय से कोशिश कर रही थी वो उनके दिमाग में हिट कर रहा था। और मैं भवानीपुर की कतार देख रहा था, क्योंकि वो भी शहरी इलाका है तो उसी तरह से लोग निकलते हैं। तो शुरू में 7 से 8 तक बहुत ज्यादा लाइन नहीं दिखी, क्योंकि फोर्स भी बहुत थी। फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते हैं तो फोर्स का महत्व कम होता जाता है। लेकिन उसमें मैंने देखा कि ज्यादातर ऐसे लोग जिनके सर पे बाल कम है, अब हमको समीर जी को मत देखिए, मतलब उम्र वाले लोग, हाँ मतलब ऐसा नहीं तो समीर जी की तरफ लोग देखने लग रहे हैं। आप अपने नहीं खाली बोल सकते थे, आपने समीर जी को क्यों जोड़ा? हमारा भी अच्छा बहुत कम है। चलिए बाल में मत उलझिए, लेकिन उलझेंगे कैसे? ऐसे चलिए अच्छा बोलिए। ये होता है उलझाना। लेकिन ऐसे वोटर्स के निकलने का मतलब हुआ कि वो मतदाता जो बरसों से बंगाल की राजनीति को देख रहा है और जिसका पावर शेयर है, जिसको बार बार हम वहां कहते हैं कि उनकी पावर शेयरिंग रही, कांग्रेस के समय में रहे, कम्युनिस्टों के समय में रहे, ममता जी के समय में रहे, अब उनको पावर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो यंगस्टर और वो जो बुजुर्ग जो कई सालों से वहां देख रहे हैं वो लोग, क्या ये वोटरों की बातों में भी नजर आता है? आइए देखते हैं। मैं आपको हावड़ा का सैंपल दिखाता हूं। एक बारिश हो रही थी वहां पर, लेकिन तब भी काफी वोटर जो थे पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए थे, बड़ी तादाद में छतरी लेकर लाइन में खड़े हुए थे। पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, मुद्दा ही पूछा जा सकता है, बाकी तो बातों में समझना पड़ता है। पवन नारा वहां पर थे, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। आप देखेंगे तो ये जबरदस्त कतार है, बाहर तक आ रही है और बहुत लंबी कतार है। सभी गुस्सा से वोट दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा लाइन, पहली बार देख रहे हैं। हाँ, पहली बार देख रहे हैं। पहले नहीं लगता था, इस बार लगा है बहुत लंबा लाइन है, इस बार चेंज होगा, पलटना सरकार चाहे बीजेपी सरकार। नहीं, आज राजनीतिक बात नहीं करेंगे। किस इश्यू पे बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट भी इस बार चेंज होना बहुत जरूरी था। अब जरा आगे चलते हैं, देखिए जरा कतार देखिए, 2 कतारें हैं, कुछ लोग छतरी के साथ हैं। निर्माण के लिए ये वोट हो रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा वोट देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण हो रहे हैं और साथ में इतनी लंबी लाइनें लग रही है। ये पहली बार लग रहा है? पहली बार लग रहा है। मैं आज तक इतना वोट दिया हूँ पर कभी बाहर लाइन नहीं लगाया, और मैं 1 घंटे से बाहर में खड़ा हूँ। अच्छा, और बारिश में खड़े हैं? बारिश में खड़े हैं। चलो उत्साह है। सर क्या सोच के वोट दे रहे, क्या मुद्दा है आपके लिए? बस देश आगे बढ़े और क्या। डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट। और ये कतार इतनी लंबी फर्स्ट टाइम देखी आपने? मेरा सेकंड टाइम वोटिंग है, तो फर्स्ट टाइम देखा। फर्स्ट टाइम देखा है। पहले कितनी देर में वोट के देके चले जाते थे? मैक्सिमम 10 मिनट मैक्सिमम। तो अब की बार लग रहा है वो जो फर्स्ट फेज में 90% वाला रिकॉर्ड यहाँ टूट जाएगा? एकदम होगा 90% पीछे कुछ कह रहे हैं? डेवलपमेंट और चेंज। डेवलपमेंट एंड चेंज 2 की वर्ड है जो अक्सर इस लाइन में सुनाई दे रहे हैं। आधा घंटा से ऊपर हो गया। तो इतनी कतार पहले कभी देखी थी या पहली बार है? पहली बार ही देख रहे हैं ज्यादा। पहली बार देख रहे हैं? हाँ हाँ। तो ये कमिटमेंट, ये कतार की वजह क्या लग रही है? बदलाव। क्या सोच के वोट कर रहे हैं सर? सर विकास चाहिए और क्या, मोदी जी चाहिए, विकास चाहिए। 2 घंटा से खड़े हैं, आनंद से खड़े हैं। बार मोदी सरकार। अच्छा, मौसम बढ़िया हो गया। तो हावड़ा उत्तर में अब की बार की वोटिंग कुछ अलग है?
मतलब हमको लगता है 90 पार करेगा, 90% से 90% पार करेगा, 100% पार ये जोश पहले नहीं दिखता था, इस बार ज्यादा है। भाई देखा आपने, ये कलकत्ता शहर के लोग हैं। कोई एक व्यक्ति तो कह रहे थे मैं इतनी बार वोट डाल चुका हूं, मैं कभी बाहर वेट नहीं किया पोलिंग बूथ के बाहर वोट डालने के लिए। एक आदमी कह रहे हैं 2 घंटे से खड़ा हूं लेकिन आनंद में खड़ा हूं, कोई टेंशन मुझे नहीं दिखाई। बताइए क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, ये क्लियरली दिख रहा है कि इस बार जो है पैराडाइम शिफ्ट है, ये कोई हल्की फल्की डिग्री में मापने वाली नहीं है। और हावड़ा उत्तर जहाँ के दिखा रहे हैं वहाँ पे उमेश राय हैं, और वैसे भी वहाँ पे हिंदी भाषी और बिजनेसमैन काफ़ी हैं। उनके कॉलोनी के आगे एक बाइक पे सत्तारूढ़ के कोई बाहुबली खड़े हो जाते थे, लोग वोट देने नहीं निकलते। तो आपने देखा भी, वो सब इस बार निकल रहे हैं और लंबी संख्या में पहली बार जोश से वोट कर रहे हैं। 5000 से आ रहे थे उमेश राय वहाँ पे। अच्छा, मुझे भी कम मार्जिन की सीट है, कम मार्जिन की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो हराया गया था। कि हिंदी भाषी हो, बिजनेसमैन हो, और बाकी बंगाली हिंदू भी उस समय में हिंदी भाषी वाले फॉल टाइम में थे। इस बार एक आप देखें कि सारी की सारी मर्जर एक साथ हो रही है सबका, और ये सैलाब ये दिखाता है कि बीजेपी की विक्ट्री अगर होगी वो खींच खांच के नहीं होगी तो वो अच्छी खासी मार्जिन से होगी। सुनामी अच्छा खासा मार्जिन का मतलब क्या है? मतलब 148 है तो मान के चलिए वो 160-65 नहीं रहेगा, उसके ऊपर ही कुछ जाएगा। जिस तरह का सेंटीमेंट दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हावड़ा वगैरह में जहां पे ये सारे के सारे लोग जो बोल रहे थे, ये वो लोग हैं जो कई चुनाव में अपने घर में छुट्टियां मनाते थे, क्योंकि सत्तारूढ़ दल को देना नहीं चाहते थे जी। तो उससे सबसे अच्छी बात है इन्हें कह दी जाती थी आप लोग निकले नहीं घर से। इस बार निकल के ये खुलेआम दावा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि फियर फैक्टर, जो कि एक मेथड है, एक वेरिएबल है चुनाव जीतने का, बिना फियर फैक्टर के सीपीएम के जमाने से कोई सत्तारूढ़ पार्टी आज तक चुनाव जीती नहीं है। ये दिखाता है कि इस बार वो फैक्टर कम ही नहीं हुआ है, काफी पीछे छूट गया है। तो नहीं दिखा कोई ऐसा फियर, मतलब कम से कम किसी की बात में तो नहीं दिखाई थी। नहीं, फियर नहीं दिखा, ये ठीक बात है। लेकिन एक चीज और समझिए कि बंगाल मतदान बहुत करता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल खाली रहता था और कोई यूपी की शहरी सीटों की तरह 3235 या 40-45% वोट पड़ता रहा है। 83% वोट बहुत होता है भाई। हाँ, ये जरूर है कि इस बार वो फ्लो बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने को इससे भी समझिए कि एक तो पहले चरण में भी 20 लाख अधिक मतदाता आए थे एब्सोल्यूट नंबर में। दूसरा, जो छठे, क्या वो वाली वोटिंग थी क्या जिसको हम देश के किसी हिस्से में नहीं सुनते, यहां सुनते हैं, बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग। मतलब कोई कॉलोनी है तो उसी गेट पे ही 4 लोग खड़े हो जाए। अब बूथ जैमिंग हो गया कि बूथ में जो लोग आ रहे हैं उनका वोट कोई और डाल दे रहा है, या उनको रोक दिया जा रहा है उतनी देर तक वोट ना करने दिया जाए। अगर ये दोनों नहीं हो रहा और फिर भी इतने वोट पड़ रहे हैं तो इसका अंतर है। दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है इस वक्त बंगाल में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सज्जन कुमार जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। और वोटिंग की रफ्तार पहले फेज वाली ही दिखाई दे रही है, मतलब वोटिंग को 90% के पार जाना चाहिए, और ये बीजेपी के पक्ष में जाती हुई चीज मानी जा रही है। मैं विश्लेषकों की सबकी राय बता रहा हूं कि ज्यादा वोटिंग इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि वो एक बदलाव का संकेत हो सकती है। उसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए, हमारा देश तो वैसे ही जो है दुनिया भर में मशहूर है जुगाड़ करने के लिए। हम ऐसे ऐसे जुगाड़ करते हैं जो दुनिया में बड़ी बड़ी तकनीक बना के नहीं कर पाती है। ऐसे इलेक्शन में नए किस्म के जुगाड़ देखने को मिलते हैं। आप देखिएगा, जिसने भी दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, लेकिन वो ये भूल गया कि लोग अंधे नहीं होते। लोगों को भगवान ने आंखें भी दी हुई हैं। अगर उस आदमी को दिमाग दिया है तो लोगों को आंखें भी दी हैं। क्या हुआ आप देखिए। साउथ 24 परगना वो जिला जहां पर भारतीय जनता पार्टी सफाचट है। सफाचट मतलब पूरी सफाचट है। वहां पर एक सीट है, फलता सीट। ये 2 दिन से ये सीट चर्चा में है। वो जो व्यक्ति थे जहांगीर खान, और उनको जो हड़काया था जाकर के एक पुलिस के ऑब्जर्वर जो हैं उन्होंने, शर्मा जी ने, हाँ, अजयपाल शर्मा जी ने, वहां से ये सीट चर्चा में आई। अब यहां रीपोलिंग की नौबत हो सकती है, दोबारा पोलिंग करा सकता है इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि यहां पर बीजेपी ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, और चुनाव आयोग ने कहा भी है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर वहां पर रीपोलिंग कराई जाएगी। हुआ ये कि एक्स पर, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज आने शुरू हुए। फिर इसको बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी शेयर किया, और उन्होंने कहा कि फलता सीट की कई पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम में बीजेपी का जहां चुनाव चिन्ह है उसके बटन के ऊपर टेप लगा दी गई है। जैसे कि भाई कोई वोट डालने आए तो उसे लगे कि ये तो बटन ही खराब है, तो भाई ये वाला नहीं मिलेगा, कोई और पसंद कर लो, किसी और को देना है तो दे दो, बीजेपी को वोट नहीं दे पाओगे। अब बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया है। डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब है अभिषेक बनर्जी मॉडल। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये आरोप सही हैं तो फिर उस बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी, और वो जो खुद कैंडिडेट थे इस सीट से, वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे थे। मैंने ऐसे कम से कम 2 वीडियो तो मैंने देखे अलग अलग बूथ्स के, जहां पर ठीक इसी पैटर्न पर पोलिंग बूथ पर बीजेपी के साइन के आगे टेप लगी हुई है। और इस पर शुभेंदु अधिकारी को जब भी बताया गया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो देखिए उन्होंने क्या कहा। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है,
जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है, इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me. फालता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या लगे इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करता है? नहीं, टीएमसी का टेक्निक है। टीएमसी का टेक्निक है। तो इसी तरह ओ, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट, अभी कुछ नहीं हुआ है। 35% वोट पोलिंग हुआ है, अभी बहुत देखना बाकी है। अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये टीएमसी का टेक्निक है। जितनी कामली उन्होंने ये बात कही, मुझे लगा शायद उनको जानकारी होगी इस बात की। आए तो वो टीएमसी से ही हैं, उनको पता होगी क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। कैसे उन्होंने आराम से कहा ये टीएमसी का टेक्निक है, डोंट वरी, मुझे मालूम है ऐसे ही किया जाता है। लेकिन गजब बात है। और जहांगीर खान खुद इस सीट से जो है वो कैंडिडेट है, और वो आपको दिख रहा है, वो टेप लगी हुई है। और वो उम्मीदवार जो दूसरे हैं बीजेपी के, वो घूम घूम कर दिखा भी रहे हैं। अंदर जो लोग थे वो उनके ऊपर चिल्ला भी रहे थे, ये मैं सबको सस्पेंड करा दूंगा, ये आप लोग जो है अंधेर गर्दी में चाहे। तो वहां रहता है ना, वो तो मशीन देखकर और सारे पॉलिटिकल एजेंट जो बड़ी इलेक्शन एजेंट एक्चुअली मतलब ये हो सकता है। यदि गड़बड़ी है तो इलेक्शन कमीशन को कराना ही चाहिए रिपोर्ट। लेकिन मैं तो इस बात पर हैरान क्योंकि वहां पर इलेक्शन ऑफिसर है, पॉलिटिकल एजेंट है बीजेपी का। 8 लोग बैठे हैं सर अंदर वहां। हाँ, तो वही कह रहा हूं, वो सब लोग बैठे ही रहते हैं। 4 लोग तो इलेक्शन कमीशन वाले ही बैठे रहते हैं, जो आपको एक साइन करता है ये, और मशीन को चेक करते हैं, मशीन को दिखाते हैं, ये सारा काम भी होता है ना। बीच में आके तो टेप नहीं लगाया विचित्र बात है। देखिए सर, विचित्र इसलिए बहुत लग रहा है कि देश में भी खत्म हो गया। ये वाला तरीका तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि बढ़िया वाला बक्सा होता था, छापा खाना चलता था। होता क्या था कि पहले तो जो मजबूत आदमी 20 साल हो गए। हाँ, वही तो कह रहा हूं, जो मजबूत आदमी है, पुलिस फोर्स भी उसी के यहां आके रुकती थी। जो ग्रामीण इलाके होते थे, जिसके यहाँ बढ़िया घर है, जिसके यहाँ शरबत, ठंडई, दही, लस्सी सब मिल रहा, वहीं ना रुकेंगे लोग। ये जो अधिकारी कर्मचारी आते थे, ये एक शाम पहले आते थे, ये भी कहीं रुकते थे। तृणमूल कांग्रेस ने, या कहें कि पश्चिम बंगाल में ये जो ताकत है, उसके साथ जुड़कर ऐसे लोग काम करते हैं। और कभी कोई लगता है, बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है वो, स्वामी विवेकानंद की धरती है वो, वहां यह हाल है। मां काली, फिर भी यह हाल है कि लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ उस तरह से नहीं खड़े हो पाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। ये ठीक आप कह रहे हैं कि 8 लोग क्या भाई, वो बूथ होगा तो किसी एक ही वाले पे तो होगा नहीं। हाँ, वो सारे लोग उसको जान रहे और उनका अच्छा ठीक है मत करने दो। उससे आगे सर, उस जिसने भी ये किया, अगर ये जहांगीर खान ने कराया, तो उसको ये भरोसा था कि इसकी कोई शिकायत ही नहीं करेगा, वोट डालने वाला भी शिकायत नहीं करेगा। भाई ये तो आप इससे समझिए ना, मैं तो कह रहा हूं कि सब खूब चर्चा हो रही है देश में। जरा ये चर्चा हो कि एक प्रत्याशी वो कह रहा है, मैं अगर पांव भी चल दूंगा तो सीआरपीएफ उड़ जाएगा। जहांगीर अलग बयान है, ये भी याद रखिए, ये तो ज्यादा गंभीर मसला है। नहीं, 2024 के लोकसभा में डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी 7 लाख से जीते। अभिजीत दास बॉबी जो बीजेपी के कैंडिडेट हारे, उस समय भी ट्विटर पे एग्जैक्टली यही आया था कि बीजेपी, चूंकि वो अभिजीत बॉबी सबसे ऊपर थे, उसके बाद अभिषेक बनर्जी थे नंबर 1 पे, इसी तरीके से टेप लगा हुआ उस समय ये पिक्चर गया था। तो ये पहली बार ये मॉडल जो है, अब इसकी सत्यता क्या है कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये आरोप इसी मॉडल ने कह दिया कि चल ही रहा होगा, क्योंकि वो रहे हैं टीएमसी, उनका टीएमसी टेक्निक एग्जैक्टली यही था कि ऊपर में टेप लगा हुआ। नहीं, कोई शिकायत नहीं करता है इसकी, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि कोई वोटर शिकायत नहीं करेगा। तो बूथ जैमिंग का एक स्ट्रेटजी है, ये तो मेथड है चुनाव जीतने का। अब जंगल राज जहां पे हो, वहां पे आप लॉजिकली बहुत सारे सवाल है इस पर, तो करवाना ही चाहिए रिपोलिंग अगर ऐसा हो रहा है। इसमें तो कोई विचार की बात नहीं है। लेकिन वीडियो कैंडिडेट ने बनाया, तो कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव तो वहां बैठा हुआ है। और मैं ये कह रहा हूं, जो मुझे समझ में आता है प्रोसेस, कि जब बूथ पर ये रखी जाती है मशीन, तो चेक करवा के रखी जाती है, और सारे पॉलिटिकल जो पार्टी के एजेंट होते हैं, जो आप नहीं कह रहे, मैं कह देता हूं, सबकी जानकारी में हो रहा है। हाँ, फिर तो सबकी जानकारी में हो रहा है। ये भी तो हो सकता है, ठीक है बात आपकी, सबकी जानकारी। पोलिंग शुरू हुई, सब कुछ फिट हो गया, उसके बाद सिर्फ एजेंट अंदर रह जाते हैं ना, और वो लोग रहते हैं, उसी अगले जा किसी ने लगा दिया। आखिर ये होता कैसे, इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। वहां पर तो ऐसे कवर लगा रहता है ना, वहां थोड़ी ना कोई जा रहा, वहां किसी को इजाजत भी नहीं होती, सिर्फ जो वोट डालने जाता है उसको इजाजत होती है। एक लाइन से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसके बाहर फोर्स होती है। एक बार आपने दिखा दिया, सब कुछ हो गया, और कोई एक जो वहां मजबूत आदमी, जिम्मेदार आदमी, उसने जाके कर दिया। और ये खतरनाक है। मतलब आप ये भी सोचिए कि आज देश के किसी हिस्से में ये चर्चा नहीं होती, तब आप समझिए क्यों 2.5 लाख लोगों को लगाना पड़ा वहां पुलिस फोर्स को। उसके बावजूद लेकिन कई जगह उसके बावजूद हुआ ही है, कुछ बवाल हुआ है। समीर जी खबरें दिखा दूं एक दो, फिर मैं आता हूं आपके पास।
दूसरे चरण का रण जारी है और उससे भी ये पहले चरण से ज्यादा भीषण भी है। खुद ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पर पेट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है सेंट्रल फोर्सेस का जोर लगाकर बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है और हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे वोटर्स को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए वोट देने से रोका जा रहा है। उधर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। शुभेंदु ने इस चरण में भी हिंदू वोटर्स का मुद्दा उठा रखा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता हिंदू वोटरों को वोट देने से रोक रहे हैं। बंगाल में अब सियासी लड़ाई कुछ खूनी हो भी चली है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हिंसा हंगामे की कुछ तस्वीरें आ रही हैं और नॉर्थ 24 परगना से लेकर दक्षिण 24 परगना तक जबरदस्त बवाल है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, फाल्ता, सिर्फ जगह बदल रही है, तस्वीरें कमोबेश ऐसी आ रही हैं। कार्यकर्ताओं का क्लैश, सेंट्रल फोर्सेस से टीएमसी वर्कर्स का क्लैश, ऐसी तस्वीरें कई जगहों से देखने को मिल रही हैं। देखिए यहां भी जो है कुछ लोग उलझ रहे हैं पुलिस वालों से। अब सज्जन के पास कुछ वोटिंग परसेंटेज का अपडेट आप ही बता दीजिए। देखिए कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं जहां हंगामे की उसकी तस्वीर। ये सज्जन बता दें आप। देखिए अभी तक 1 बजे तक जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसमें 60 से ऊपर हो गया है। पूर्व वर्धमान में लगभग 67% मतलब 70 के करीब वोटिंग हो चुकी है। साउथ 24 परगना जहां बीजेपी बिल्कुल कमजोर है वहां पे कम है, वहां पे 59% है। नॉर्थ 24 परगना में 60% है, नदिया में 62%, कोलकाता साउथ में 58%, कोलकाता नॉर्थ 60 से ऊपर है और हावड़ा में 61%, हुगली में 65%। ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। मतलब एवरेज अगर 60 मान लें, 5 घंटे की वोटिंग बची है, 61% है 1 बजे तक। 5 घंटे की वोटिंग बाकी है जी, तो ये 90 तक जाना ही चाहिए, क्रॉस करेगा, 90 को क्रॉस करेगा। सर्वाधिक पूर्व वर्धमान में है 60%। अच्छा, एक बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से आ रही है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के पहुंचते ही टीएमसी के लोगों ने हंगामा कर दिया। रत्ना देवनाथ ये कुछ लोगों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, जिसके बाद टीएमसी के लोगों ने नारेबाजी की, काफी हंगामा हुआ वहां पर और आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को लेकर रत्ना देवनाथ वोटर्स को धमकाने पहुंची थी। हालात कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखे तो फिर सेंट्रल फोर्सेस को मोर्चा संभालना पड़ा। शुरू किया है आगे जो यहाँ पे ना आदमी लोग खड़ा हुआ है वोट नहीं जाने के लिए। बीजेपी कैंडिडेट के साथ में आदमी आया है, एनडी सोशल ले आके यहाँ झमेला शुरू किया, गाली दे रहा है आदमी लोग। बूथ जैम करके वोट खराब करने का कोशिश कर रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आप बोला जा रहा है कि आप लोग लेके आए, आप विरोध कर रहे हैं। कहाँ लोग लाए? सब हमारा आम छोड़ के सब एजेंट है, ये भी इलेक्शन एजेंट है, एक कैंडिडेट है बस। मैडम क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा हम नहीं जानते का कोशिश हो रहा है, बस हम लोग को धमकाने का कोशिश हो रहा है। और ये हम लोग हम आया आगे बोला आप लोग क्यों इतना आदमी खड़े हैं एक साथ में, जो रूल्स रेगुलेशन में नहीं है 100 मीटर के अंदर में, तो ये लोग खड़ा था, हम लोग बोला उसके ऊपर हमारे ऊपर चढ़ गया, हमको बोला वोट के बाद देख लेगा। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी केंद्रीय बलों पर बरस रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है। फिर उन्होंने लेकिन यह भी कहा कि हमारे कर्ता मरने के लिए तैयार हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बीजेपी ताकत के दम पर फोर्सफुली चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी इट? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन।
but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. ममता जी कह रही हैं ऐसे कोई चुनाव होता है? चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इस सेंट्रल फोर्स को लाके हमारे लोगों को मारने पीटने का काम किया जा रहा है। और पता नहीं क्यों समीर जी और सज्जन जी दोनों हंसने लगे एक साथ, जैसी बात उन्होंने की। क्यों हंसे आप समीर? वो ब्रेक में बताऊंगा। खबर ये है सर अभी इस बात की कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि चुनाव ऐसे होता है, तो चुनाव ऐसे शांतिपूर्ण करने के लिए ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय एजेंसी को वहां पर डेप्यूट किया। अगर इतनी बड़ी मात्रा में केंद्रीय एजेंसियां वहां पर नहीं होती तो बंगाल में आज दूसरे चरण के फेज में हमें कितनी हिंसा देखने को मिलती है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां वहां पर हम भी जिसको हिंसा कह रहे हैं एक्चुअली, और उसके बाद इतना हो रहा है, उसके बाद अगर इतना हो रहा है तो आप समझो कि कितना ज्यादा वहां पर वोटिंग होती होगी। और अब समझ में आ रहा है कि 2021 में ममता बनर्जी 142 में से 123 सीटें कैसे जीती थी। और अब ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि जो टैक्टिक्स 2021 में ममता बनर्जी ने हथकंडे अपनाए थे, वो हथकंडे ममता बनर्जी के कार्यकर्ता इस बार इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी को ममता बनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और जो शक्ति चुनाव आयोग ने इस बार दिखाई है, मुझे लग रहा है उसके कारण ममता बनर्जी की बौखलाहट दिख रही है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, वोट करने नहीं दे रहा। भाई 92% से ज्यादा वोटिंग पहले चरण में हो चुकी है, 61% अभी तक 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में भी 90% के ऊपर वोटिंग जा रहा है। उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारे कार्यकर्ताओं को वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि सबके वोटर्स खुलकर निकल रहे हैं, जिसको जिसको वोट देना है वो देगा। अब भय और डर का माहौल नहीं है कि आप डर के कारण वोट करने नहीं जा सकते। सब वोट करिए, जिसको करना है करिए। 4 मई को तय होगा सरकार किसकी। मैं आपको उनके डर की एक और वजह बताता हूं। ये सेफोलॉजिस्ट मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये फिर आपको और सुझाएंगे उसको। सेकंड फेज की इन्हीं 142 सीटों की केवल बात कर रहा हूं। 10,000 से कम मार्जिन से जीती गई सीटें 14 थी, 10 से 20,000 से जीती गई सीटें 18 थी, 20 से 30,000 से जीती गई सीटें 34 थी। इन तीनों को आप मिला लें, मतलब 30,000 तक के मार्जिन तक की सीटें वो आती है 66। और बीजेपी को मिला ही क्या था इनमें? 18 सीट तो 142 में टोटल भी थी, तो 90% सीटें इसमें से मान सकते हैं हम कि टीएमसी की होंगी। बिल्कुल, ठीक है, इन 66 में से। बिल्कुल। बाकी 30,000 से कम की ये सारी सीटें हैं। एवरेज वोट जो एसआईआर के बाद कटा है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो माना जा रहा है 15 से 20,000, इतना ही है ना जी। तो 20,000 वोट तो 15,000 वोट तो एसआईआर से कट गया, उसको भी ज्यादा ममता का मान रहे हैं कि वोट कटा होगा। और बीजेपी का एक अपसर्ज, इस पे भी हर आदमी सहमत मुझे मिला अभी तक। निश्चित 2-3 कारण आप देखिए। एक तो एसआईआर में जो वोट कटा, उसमें 60% वोट जो कटा है वो जो बोगस वोट था वो कटा, मतलब जो वोटर जिंदा नहीं है, चले गए हैं, वो वोटिंग होती थी। उसे रूलिंग पार्टी अपने तरफ, जो बंगाल में टर्म होता है, विजय जी और हर्षवर्धन जी, समीर जी लोग बताएंगे, साइंटिफिक रिगिंग जो बंगाल में कहा जाता था कि अब शांति से वो वोट अपने पक्ष में, वो 5% वोट तो चला गया एसआईआर का, जिसे रूलिंग पार्टी। अब पूर्व बर्धमान में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत रही है, हावड़ा में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत रही है। यह बड़ा ही मुश्किल है इस चीज को मानना, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने देखा है कि पिछली बार भी सेंटीमेंट था, उत्साह था, डेमोग्राफी पक्ष में थी, फिर भी आप नहीं जीते। तो एसआईआर, उसके साथ जो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो चेंज सेंटीमेंट, ये 3 जब एक साथ आए हैं, और फियर फैक्टर का कम होना, आप देखिएगा बंगाल पूर्व बर्धमान में 16 और 0 है, कम से कम वहां पे 7 से 8 सीट वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है बीजेपी ला सकती। कहां पे? पूर्व बर्धमान, वहां पे 70% के करीब वोटिंग, वहां भी 0 है बीजेपी 2021 बिल्कुल। और वो बीजेपी के लिए बिल्कुल वहां पे जमीन है। उसी तरीके से हावड़ा देखिए, हावड़ा में तो काफी ज्यादा हिंदी भाषी है, बिजनेस पर, वहां पे आप 0 सीट जीत रहे हैं, वहां पे 3-4 है। हुगली में 18 में केवल 4 जीत रहे हैं, जबकि 2019 लोकसभा में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ था, वहां पे जीतने की संभावना है। कोलकाता शहर में भी आप देखिएगा कि कम से कम 3-4 आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैं कोलकाता शहर का आपको एक अपने रिपोर्टर की वहां भेजी हुई रिपोर्ट दिखाता हूं। कोलकाता के सबसे पॉश एरियाज में से एक है बालीगंज। बालीगंज विधानसभा सीट पर वोटर्स बदलाव की बात कहते हुए, खुलकर बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो उनसे बात की हमारे संवाददाता पवन नारा ने। परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, आपका विषय ही परिवर्तन है। सर, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? परिवर्तन। Change is required, certainly required. Required. Very much required. Very much required. यही कि बदलाव आना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, हम लोग सब इसके सपोर्ट में हैं। यंग वोटर है, फर्स्ट टाइम वोट है? नो, पहले कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सालों से वोट दे रहे हैं, और ये हमारा राइट है वोट देने के लिए, और जो भी होगा हम लोग अपने स्टेट के अच्छाई के लिए ही वोट दे रहे हैं। चेंज आए। चेंज चाहिए दादा? हाँ, चेंज चाहिए, मुझको भी चेंज चाहिए। अच्छा,
उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए। हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है। उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए। डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट। कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। नहीं। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ नहीं होने वाला। तो आखिर वाले भाई साहब बड़े स्टर्न तरीके से उन्होंने कहा कोई परिवर्तन नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा। बाकी ने कहा उन्नयन, डेवलपमेंट को भी परिवर्तन माना है या नहीं? डेवलपमेंट दोनों तरफ जा सकता है। डेवलपमेंट कोड वर्ड है, बंगाल में खुल के लोग अगर नहीं बोल रहे हैं कुछ तो खुल के, तो वहाँ पे डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, देश के लिए जो सही हो, वो सब परिवर्तन, वो सब परिवर्तन के कोड सिनोनिम्स हैं। इसका मुझे आप कुछ डेमोग्राफी बता रहे थे बालीगंज की सीट। देखिए बालीगंज जो है मोटा मोटी आप देखिए 161 नंबर कोलकाता में है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, तो पॉश एरिया है। लेकिन वहां पे आपको जो अपर कास्ट जनरल वाले जो 40-41% हैं, उसके बाद बाकी ओबीसी, एससी और ये मिला के 5% हैं। 54% वहां पे मुस्लिम आबादी है, 54%। और वो हिंदी उर्दू भाषी मुस्लिम आप जिसे कहते हैं वो हैं। इसलिए बालीगंज, इसके बगल में चौरंगी, ये सब थोड़ा टफ एरिया है डेमोग्राफी के कारण। लेकिन ओवरऑल जो पूर्व बर्धमान है, और जो सज्जन जी ने कही बड़ी ठीक बात कही, इसको सुनना चाहिए। 70 से 80% हिंदू है जी। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं ये दूसरा चरण कठिन तो है, क्योंकि भाजपा मतलब ताकत में है तृणमूल, लेकिन यहां भाजपा के पास बहुत गुंजाइश है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम कहते थे कि महाराष्ट्र में क्या करके कर लेगी, अच्छा उत्तर प्रदेश में कैसे इतनी सीटें ले लेगी, ये ठीक वैसा ही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में लाभ के तौर पर उनका जो गेन है वो बहुत जबरदस्त हो, 3 गुना तो मुझे कम से कम दिख रहा है। अब सोचिए 70-80% अगर हैं, और इसमें जो मतलब जो एससी की सीटें और एससी की आबादी देख रहा था वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 30% के आसपास उसमें एससी हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो बीजेपी जो कोशिश कर रही थी वो अगर सफल होती हुई दिखी, तो आपको ये जो सेकंड फेज है एकदम से मतलब एक बात पूरा शिफ्ट दिखेगा। बिहार ये बंगाल बीजेपी की एक खासियत है, वहां पायदान पे एससी, एसटी, ओबीसी ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का जबरदस्त समर्थन है। पिछली बार भी दिखा, बीजेपी चूकती है वहां पे मिडिल क्लास हिंदूज में, जिसमें इस बार आपको चेंज दिख रहा है। और 30% जो माइनॉरिटी है वो एक अलग ब्लॉक है। तो वहां पे दलित प्रतिशत जहां भी जितना ज्यादा हो, साउथ 24 परगना में जब आप बात करेंगे तो वहां पे या तो मुस्लिम आबादी है या एक पौंड खत्री दलित कहते हैं वहां पे, जो भीम से खुद को जोड़ते हैं माइथोलॉजिकली, उस दलित की आबादी सबसे ज्यादा है। तो वहां पे बीजेपी का परचम सबसे मजबूती से किसी ने बंगाल में उठाया हुआ है, वो दलित समाज ने उठाया हुआ है। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको कह रहा था टीएमसी के नेता कैसे बिगड़े, तो कल्याण बनर्जी जो उनके सांसद हैं वो अमित शाह पर बहुत ज्यादा गर्म हो गए, नाराज हो गए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि 15 दिन से अमित शाह बंगाल में रहकर सारे इलीगल काम करवा रहे हैं, गुंडा हैं अमित शाह। A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He is organized and taxing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. Completely dirty man. His original was in at Gujarat was Gunda. मैंने आपसे क्या कहा था, जितने सेकंड उतनी बार गुंडा अमित शाह ने बोला के लिए बोला कल्याण बनर्जी ने। ये भी फ्रस्ट्रेशन ही है। अच्छा, ये जितनी बार इन्होंने गुंडा बोला जरूरी नहीं है कि लोगों को बुरा ही लगा हो बंगाल में। लोग तो चाह रहे हैं कोई आदमी आए, साफ सफाई, साफ तरीके से चुनाव कराए, फियर फैक्टर में मदद भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये बताइए, कोई अगर गुंडागर्दी से त्रस्त है तो और जो गुंडा पार्टी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई पार्टी, लेकिन इसको ये मत समझिए आप कहेंगे तो ऐसा है कि अमित शाह गुंडा है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप कोई किसी गुंडे से आप त्रस्त हैं और कोई उससे लड़ने आए और आप उसको गुंडा गुंडा कहने लगे कि तो बड़ा गुंडा है, तो लोग उसके साथ चले जाएंगे। वो गुंडा है या नहीं ये तो बाद में तय होगा ना। कल्याण बनर्जी सिर्फ एक लाइन बोल देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता कि अमित शाह जी 15 दिन रुके या महीना भर रुके, आएगी तो दीदी ही, सिर्फ इतना कह देते। लेकिन एक बार भी उन्होंने कहा कि आएगी तो दीदी ही या टीएमसी ही आने वाली है। सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने चुनौती दी है मोदी जी को कि बंगाल अगर जीत गई 4 मई को ममता जी, तो फिर वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री का बंगाल की सरकार से क्या लेना है? प्रधानमंत्री देश एक पार्टी के नेता भी है, वो सब जगह प्रचार करने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं सीटें कम होती है, किसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है, इसका प्रधानमंत्री से क्या कंसर्न है? प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है तब आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए, 2029 में, 2024 में आप बात करते हैं। इनको भी अमित शाह से करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। और अभी अगर आप चुनाव हो रहे हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन का बना रहा है, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी का रहा है, महुआ मोइत्रा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, जिस तरीके से बयान दे रही है, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सब बता रहा है कि उनको लग रहा है कि उनके हाथ से चुनाव निकल गया है और अब परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है। पोलिंग जबरदस्त चल रही है दूसरे फेज की 142 सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में, और आज इसके साथ पश्चिम बंगाल का इलेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर 4 मई को गिनती होगी। और अभी तक का जो वोटिंग का रुझान दिख रहा है वो 90% के पार जाने वाला ही वैसी ही रफ्तार दिखाई दे रही है। कई जगहों पर 60% से भी ऊपर पोलिंग हो चुकी है दोपहर 1 बजे तक। तो 5 घंटे तो अभी मतलब तब से 1 बजे से लेकर 6 बजे तक तो बाकी हैं। लेकिन ये लड़ाई सीधी ममता बनर्जी के पॉलिटिकल अस्तित्व की लड़ाई है। ये इलेक्शन अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो आप सोचिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही एक तो नई लीडरशिप ऑलरेडी उभर चुकी है, फिर वो पूरी तरीके से कमान में आने की पोजीशन में होगी। अभिषेक बनर्जी चार्ज ले सकते हैं, तो फिर तृणमूल कांग्रेस का भविष्य और संकट में पड़ सकता है, क्योंकि आज भी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सब सज्जन जैसे जितने और वहां पर विश्लेषक जो हैं खुद ग्राउंड पर जाकर के आते हैं, वो यही बताते हैं पर्सनली ममता बनर्जी के लिए कोई ऐसी नाराजगी हो या बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट हो, वो नहीं है। ठीक है, 15 साल की वो चीफ मिनिस्टर है, कई लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ की ग्रीवियांस भी होंगे, लेकिन ममता बनर्जी से ज्यादा ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनसे नाराजगी लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन इस चुनाव में ममता बनर्जी के पॉलिटिकली ढह जाने का मतलब क्या होगा, इसकी आगे हम लोग बात करेंगे। वो बीजेपी से और चुनाव आयोग दोनों को एक ही मानती हैं, वो उन पर खफा हैं बहुत ज्यादा, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती फोर्सफुली इस इलेक्शन को कैप्चर करना चाहती है। वो कह रहे हैं मेरे वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है, पूरा पुलिस तंत्र कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन यूं तो हर इलेक्शन कराता है और एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर चला जाता है, लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है और जितने पैमाने पर ट्रांसफर हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ये भी अभूतपूर्व है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उनकी तो ये भी शिकायत थी कि मेरी पुलिस मेरी ही नहीं सुन रही है। वैसे तो इलेक्शन में सुननी भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको ये बात कहनी पड़ी तो उनको इस बात का दर्द था। तो सुनते हैं ममता बनर्जी के कुछ और इल्जाम। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, बट आवर वर्कर्स एंड पीपल आर रेडी टू डाई। ये बयान आपने पहले भी सुना था, मैं इनका नया बयान आपको थोड़ी देर में सुनाता हूं। अब क्योंकि कलकत्ता की लड़ाई है इस बार, और ये सारी सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी का स्वीप था पिछली बार, तो साउथ कोलकाता की सीट का एक नज़ारा देखिए आप। यहाँ कस्बा सीट है, पूरी तरीके से अर्बन सीट, शहरी सीट है, और वहाँ लोगों से बात करने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता हुसैन रिजवी। परिवर्तन कितने लोगों के मुंह से सुनाई दिया, देखिए। मुझे अभी तो मोदी जी अच्छा लगते हैं। लाइक वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि ये बहुत ही क्रूशियल इलेक्शंस है बंगाल का। मतलब काफी सारा जो द स्टेक्स आर प्रीटी हाई एंड लाइक काफी पीपल रियली वांट टू सी सम चेंज आल्सो प्रोबेबली, सो इसीलिए काफी एंथुसियाज्म है लोगों का। थोड़ा कुछ आशाएं ज्यादा है, क्योंकि कुछ तो हुआ नहीं, कुछ होना चाहिए। हाँ, इसी सब सोच के दिया। उम्मीद है आपको? शायद लग रहा है कुछ होगा। शाश्वती दत्ता। शाश्वती, आपने वोट कर लिया? या तो क्या सोच के आज वोट किया, क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी, जरा बताइए। We always vote for the better. Always vote for the better. अच्छा, अभी कैसा चल रहा है? अभी चल तो रहा है, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है। ये तो सभी जानते हैं। मोर बेटर नहीं, अभी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है। सब ठीक चलेगा, इसी उम्मीद से वोट करने आई थी। ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है को कैसे पढ़ा जाएगा त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए
अब तो कुल मिला के ये है कि ममता बनर्जी से लेकर और जो सामान्य लोग जो कर रहे हैं, तो उन दोनों को मिला के अगर देखें तो वैसे तो आज मतदान का दिन है और जनता जो तय करेगी वो हम लोगों के कहने से कुछ पलटता नहीं, कुछ होगा नहीं, लेकिन लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। और लोगों को, जिसको कहते हैं ना, वो निराश हुए हैं 15 वर्षों में। ये जो वहाँ के लोगों की मनस्थिति है, और हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, तो जो ममता जी का भी बयान आपने दिखाया, उसमें भी देखिए उनके बोलने का तरीका जरा देखिए। ये ममता जी वो वाली तो गायब हो गई हैं। जो ममता बनर्जी जानी जाती थी वो ममता बनर्जी तो है नहीं। और लोग जो वहां मिल रहे हैं कतार में, चाहे आप सुबह से जो मतदाता हो या जो अभी आप लगातार देख रहे हैं, उनके बोलने का जो अंदाज है वो बता रहा है कि उन सबको अब ये वाला कलकत्ता, ये वाला बंगाल नहीं चाहिए। एक लाइन की बात है, उन्नयन नहीं चाहिए। उन्नयन शब्द बोला कई लोगों ने। सरकार भी नहीं चाहिए। डेवलपमेंट, विकास, तो वो क्या करें अब भाई। उन्नयन तो एक ऐसी चीज है ना, मतलब मैं उसका जिक्र अक्सर करता हूं कि एक बड़े कारोबारी हैं, उनके पुत्र के साथ मैं एयरपोर्ट से जा रहा था उनके घर, और मैंने कहा देखिए ये कैसा कलकत्ता है, इतने बड़े बड़े सब इमारतें, इतना सब कुछ। तो उनका नहीं, अभी आप किसी बंगाली से पूछेंगे तो कहेगा कि एस्थेटिक सेंस देखो आप, यानी काई पड़ गई है, बर्बाद हो गया है, फुटपाथ पूरा कब्जा कर लिया है, गंदगी भरी हुई है, और कहेंगे कि एस्थेटिक सेंस। लेकिन अब बंगाल के लोग बाहर निकले हैं, उनको समझ में आ रहा है हमारा कलकत्ता ऐसा नहीं हो सकता। हर जी अभी आप उन्नयन का जिक्र कर रहे थे, तो उन्नयन से मुझे याद है कि उन्नयन पार्टी भी बनी थी बंगाल में। ये बोलेंगे अभी तक उन्नयन पार्टी गई कहाँ? अच्छा, उन्नयन पार्टी का जो होना था फर्स्ट फेज में ही होना था। समीर जी, आप ही हैं जो उनके याद रखे, वरना तो हुमायूं जी को तो मतलब पब्लिक भी नहीं याद। हुमायूं कबीर की बात कर रहे थे ये। अच्छा, एक खबर कोलकाता से मैं आपको और देता हूं। यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं प्रियंका टिब्रेवाल। इन्होंने टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स को लेकर हंगामा किया है। प्रियंका ने बूथ के अंदर बैठे टीएमसी के एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। इसके बाद वहां माहौल काफी गर्म हो गया। टीएमसी की महिला सपोर्टर्स प्रियंका टिब्रेवाल से बहस करने लगी। सेंट्रल फोर्सेस के जवानों के सामने ही तू मैं चलती रही। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट्स नहीं बैठ सकते, और इसका टीएमसी के सपोर्टर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। तस्वीरें देखिए जरा। कमरा बहुत छोटा। आप लोग देखिए, चलिए एजेंट देखिए, निकल दीजिए। सर्कुलर देखिए, निकल दीजिए। जहाँ क्लास में वहाँ नहीं बैठेगा, नहीं निकल सकते। सीआरपीएफ को अथॉरिटी है, निकल दो। और धक्का मारेगी, सिक्योरिटी को निकाल लो। बिना सर्कुलर हम लोग कोई किसी का दिल्ली में बात नहीं सुनेगा। हमारा जो काम है हमारा काम करेगा। सर्कुलर যদি থাকে एजेंट বুঝতে পারবে না। आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, चलिए एजेंट। उनका बयान भी है, सुना दीजिए। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहते हैं। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है। निकालिए, सीआरपीएफ बुलाइए, इलेक्शन कमीशन बुलाइए, लोग हटाइए। इधर भी भीड़ हो रहा है आप लोग। प्रियंका जी का गुस्सा बड़ा जबरदस्त है। झगड़ा ये था कि टीएमसी वाले जो टीएमसी के एजेंट जो हैं पोलिंग बूथ के अंदर बैठे थे, और वो करी थी 15 साल से यही करते आ रहे हैं, ये इस बार हम नहीं होने देंगे। जी देखिए, पोलिंग एजेंट अंदर नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकता है, वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर रह सकता है। लेकिन जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट फर्स्ट फेज के बाद भी मिली, उसमें बहुत जगह ऐसा है, बांकुरा में, पुरुलिया में, लोगों ने बताया कि हालांकि एक भी स्टेट पुलिस का नहीं था, लेकिन पोलिंग एजेंट जो थे वो 2 बेंचें लगी हुई थी उसी हॉल में जिसमें कि वोटिंग भी चल रहा था। तो स्पेस के कारण है या किस कारण है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए। दूसरा देखिए, ये जो है एंटले, जो कोलकाता की सीट है, वहां से है। ये सब वो सीटें हैं जहां पे बड़ा ही एक क्लास डिफरेंस आपको दिखता है और डेमोग्राफिक डिवाइड भी दिखता है। एक, वहां पे बिजनेस कम्युनिटी अच्छी खासी संख्या में है, थोड़े बहुत भद्रलोक भी हैं, और दूसरा एंटले की ही देख लीजिए, जहां से प्रियंका जी थी, वहां पे 42% के करीब माइनॉरिटी वोटिंग है। तो आप हमेशा देखिएगा कि वो एक जो कॉन्फिडेंस टीएमसी लाती है कि भाई हमारे पास 100 में 40, 45, 50 है, बाकी तुम हो, देख लो तुम्हारे पास। इस बार आप देखिए कैंडिडेट खुद जाके जा रहे हैं, तो ये भी दिख रहा है कि केवल अमित शाह और सीआरपीएफ ही नहीं, बल्कि कैंडिडेट और कार्यकर्ता भी उस कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है, जो हम लोग मान के चल रहे थे शायद सेकेंड फेज में उतना नहीं दिखेगा। इस फेज में अर्बन रूरल का क्या डिवाइड है सीटों की, मतलब प्रतिशत में कितना फेज जो है अर्बन है, कितना फेज? ये सेकेंड फेज तो सबसे ज्यादा जो आप प्रेसिडेंसी ये कहते हैं, उसमें 109 सीट जो है, 142 वो अर्बन है। तो 109 का मतलब हो गया लगभग आप मान के चलिए 60% से 65% सीटें इसमें अर्बन है,
और बाकी जो है रूरल है। तो यहाँ जो ज्यादा चैलेंज है बीजेपी के लिए, मतलब रहा है, चैलेंजिंग रहा है, बिल्कुल रहा है, लेकिन उसका दो कारण है। एक, डेमोग्राफी का, उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरा, जो पिछली बार याद करिए बहिरागत हो, मतलब कि आउटसाइडर वर्सेज जो बंगाली प्राइड का नैरेटिव चला था और अंत में ये मिडिल क्लास अर्बन टीएमसी की तरफ झुक गए थे, इस बार वो कोलैप्स हो चुका है। इस बार वो बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी, आउटसाइडर, इनसाइडर, वो सारे के सारे, जहां जहां माइनॉरिटी 30+ हैं, वो सीटें टीएमसी फिर भी उम्मीद कर सकती है। लेकिन हाँ, 30 से नीचे हैं, वहां पे मान के चलिए जिस तरह का सेंटीमेंट है, बीजेपी के लिए आसान होगा। ये देखिए, मुस्लिम वोट जिसको डेमोग्राफी कह रहे हैं सज्जन, जिसको लोग कहते हैं भाई 30 से तो शुरुआत होती है हमारी टीएमसी की। उसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्ड ममता बनर्जी के पास था, वो वही आउटसाइडर इनसाइडर वाला। हम बंगाली हैं, ये तो बाहरी हैं, हम यहाँ के, हम मूल लोग हैं यहाँ के, ये तो बाहर से आकर के चुनाव लड़ने के लिए आ गए। वो पिछली बार तो बहुत जबरदस्त चला था सर। इस बार प्रयास बहुत किया ममता जी ने, लेकिन वो कहीं उसको जोर मिला नहीं। इसको अगर ध्यान से देखें, और इसीलिए कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे एक अच्छा बच्चा होता है तो अपनी गड़बड़ियों से सीख लेता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि आप जिस तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे ही समय से पहुंच जाए, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो 3 घंटे के पेपर उसी में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से बहुत सबक लिया। ये क्या था, बहुत लाउड चले गए, कैलाश विजयवर्गीय बैठे हुए हैं, मुकुल रॉय सारी रिपोर्ट दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के क्या था कि या तो दिल्ली से गया आदमी, या तृणमूल से जो ताजा गया था वो आदमी, वो बीजेपी की पूरी रणनीति बना रहा था। इससे बहिर्गतों वाला वो जो ममता बनर्जी का हमला था, वो ठीक से काम कर गया। इस बार क्या हुआ, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जो प्रत्याशी का चयन किया है वो कैडर है, प्रोफेशनल है, तृणमूल से भी आए हुए वो लोग हैं जो अपनी सीट पर ताकत रखते हैं, यानी उनको आप बहिर्गतों नहीं कह सकते। तो बहिर्गतों वाला टैग पूरी तरह से गायब कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अमित शाह वहां पूरी तरह से मैन टू मैन और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मैपिंग करने के बाद वो वहां जाकर ऐसा करते नहीं दिखे। कब दिखे, जब उनको लगा अब चुनाव चढ़ गया है, अब थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव पर बात करनी चाहिए, और उसी पर ब्रॉडर इश्यूज पर मोदी जी ने भी बात की। इसीलिए न तो इस बार आपको जय श्री राम वाली लड़ाई दिखाई दी, न बहिर्गतों वाली लड़ाई दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी वहां एक बंगाली पार्टी की तरह, पश्चिम बंगाल की पार्टी की तरह ममता बनर्जी, ये भी आपने ठीक याद दिलाया। वो मतलब जय श्री राम वाली पोलराइजेशन भी नहीं दिखाई दी हमको, जो हिंदू वोटर्स में एक पोलराइजेशन हो जाती थी, उसी से बड़ा फर्क पड़ रहा था जो बहिर्गतों वाला। लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, इलेक्शन के पोलिंग बूथ के रूम में पॉलिटिकल एजेंट बैठ सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स परमिट करता है। प्रियंका जी को मैं सुन रहा था, सुबह का झगड़ा, ये मैं सुबह ही देखा था, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रूम छोटा था और जो इलेक्शन एजेंट है वो वहाँ जो बूथ होती है, मशीन रखी रहती है, उसके पास बैठे होंगे, इसलिए उनकी परेशानी थी। एक्चुअली एल शेप में सिटिंग की जाती है, तो एक जो साइड होती है उसमें पोलिंग इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, जो भी लोग हैं 4 लोग, और दूसरी तरफ जो एल का शेप है उसमें पोलिंग एजेंट बैठते हैं। उनकी डिस्टेंस इतनी होती है कि वो वहाँ से उसको मशीन को ना देख सके, लेकिन वो इसलिए बैठते हैं, उसकी वजह यह है कि जो पोलिंग ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर है, वो तो नहीं पहचानता वोटर को कि वो फर्जी है कि सही है, मतलब उसने दिखा दिया आधार कार्ड या कुछ और कर दिया, लेकिन जो पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है वो तो लोकल है, वो उस बूथ के पास का है, तो वो पहचानता है। और यदि पोलिंग एजेंट ऑब्जेक्शन कर दे तो पोलिंग ऑफिसर भी उसको वोट देने से रोक सकता है। हाँ, रोकना ही पड़ेगा, मतलब वो तो फिर बाद में तय करेगा। देखिए एक खबर आप सॉरी आप कंप्लीट कर लें सर। नहीं, ये बात है। दूसरा जो आपने बहुत सही सवाल किया, बीजेपी ने और इस बार उस मूवमेंट को नहीं बनने दिया जो ममता जी ने पिछली बार किया था, बंगाली और बाहरी, और ये एक बड़ी वजह होगी उस चुनाव में ममता को कमजोर होने की, क्योंकि वो उस लड़ाई को उस तरह से नहीं लड़ पाए। माइनॉरिटी फैक्टर तो अब भी मुझे लगता है कि उन्हीं के साथ है पूरी तरीके से, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन सर एक और बड़ा मुद्दा महिलाओं का, और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के जो बीजेपी ने बनाया, अभी खबर मैं आपको दे रहा हूं। पहले ये अमित मालवीय ने ये आरोप लगाया है, तो ये ऐसी खबर की तो तुरंत पुष्टि होती है, पता चल जाएगा, अभी तस्वीर भी आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल के गुंडों ने श्रीमती रचना देवनाथ, जो कि आरजी कर के रेप और मर्डर केस की विक्टिम की माताजी हैं, जिनको बीजेपी ने इस बार पानीहाटी से अपना कैंडिडेट बनाया है, उन पर हमला किया है। वो अभी आप दिखा रहे थे ना, वो विजुअल्स थे, आप शायद बोल रहे रचना देवनाथ के साथ, रत्ना देवनाथ का भी हमने। हाँ, तो ये अगर उनके साथ भी अगर हुआ है, आरजी कर की जो विक्टिम थी उनकी माताजी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, बीजेपी कह रही है उनके साथ भी उनके ऊपर भी टीएमसी ने हमला किया। भाई वो तो सिंबल ही है अपने आप में, वो महिला जो है वो सिंबल है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उसकी विक्टिम का, तो उनके ऊपर भी हमले का आरोप। सबसे बड़े मार्जिन से देखिए, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो टीएमसी ने ये कहा था कि
उसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से हमला होना मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो तो सिंबल बनकर आई है ना कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किस तरीके से महिलाओं के साथ बंगाल के अंदर अत्याचार हुआ है, उसका सिंबल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया कि पूरे प्रदेश की महिला इस बात को समझे कि एक विक्टिम के महिला को, मदर को हम टिकट दे रहे हैं, इसका मतलब बंगाल में महिला सुरक्षा कितने खतरे में पड़ी हुई है और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसकी मदर को हम चुनाव के अंदर उतार रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की महिला देखेंगे। दूसरी बात जो कहते हैं कि अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो कहा जा रहा था कि बाहर की पार्टी है, बंगाल बनाम बाहरी की जो पार्टी है, अब जिस पार्टी के 77 एमएलए राज्यों के अंदर हो, विपक्ष का नेता जिस पार्टी के हो, आप उस पार्टी को बाहर की पार्टी कैसे कह सकते हो? अब तो विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी वहां पर रहा और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस इलीट क्लास के दिमाग में था सर, वो 2021 तक था ना सर। ये लोग नहीं चलेंगे, ये 2021 हमारे टाइप के लोग सर, नहीं है। लेकिन 2021 के बाद जो चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी 77 पे चले गई, 38% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया है। 8 से 10% का भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में वोट बैंक का फर्क है। उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है? चाहे लोकसभा का परिणाम हो, चाहे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो, अमित शाह और मोदी जी ने भी जिस तरीके से इस बार चुनाव में लीड लेकर चुनाव प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखा है, उस संगठन ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया, मुझे लग रहा है कि जनता भले ही कितना भी बोले कि बाहरी और बंगाली की बात करे, जनता ने तय कर लिया कि भाई अगर बंगाली आदमी हमें लिए इतने अत्याचार कर सकता है तो इससे बेहतर है कि वो नैरेटिव तो ध्वस्त हो खत्म हो गया, चुका नहीं चला। ये जो रत्ना देवनाथ जी हैं, इनका बयान भी आ गया है। इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, मुझे गो बैक के नारे लगाए गए और पुलिस ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। जो लोग इनके साथ जो भी बदसलूकी कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, अभी इन्होंने पुलिस से कहा कि आप उनको पकड़िए, तो उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। और आगे वो कह रही हैं कि मैंने देखा कि बीजेपी के बटन पर ईवीएम में स्याही लगाई हुई, स्याही लगाई। अब ये तो बड़ा खतरनाक, क्योंकि स्याही जैसे ही दबाएगा स्याही लगी होगी तो बाहर निकल के पता चल जाएगा कि बीजेपी को वोट देके आई। तो ये यहाँ वो फिर डर वाली बात, ये डर वाली बात है। ये बयान निकलवा लें एक बार जरा, रचना देवनाथ जी का बयान। ये तो कोलकाता से ही लड़ रही होंगी ना? नहीं, कोलकाता नॉर्थ 24 परगना से है, पानीहाटी। और वहां पे हालांकि इन पे पहले भी इनकी हूटिंग हुई है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब इन्हें टिकट मिली, ये प्रचार पे गई, तो वहां पे टीएमसी की बहुत सारी महिलाओं ने, वर्कर्स ने इनकी हूटिंग की। ये लगभग 15-20 दिन पहले की बात है। देखिए, ये कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कोई भी अगर पार्टी थोड़ी भी गंभीर होगी तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस लगे भी कि वो जीत सकते हैं। पानीहाटी में तो वैसे भी एक महिलाओं की सिंपैथी होगी, दूसरा जो टीएमसी का 30% ब्लॉक है, वहां पे 5% है जो माइनॉरिटी डेमोग्राफी है, तो वो भी टीएमसी के लिए नहीं है। तो घबराए हुए निश्चित तौर पे होंगे, लेकिन एक ऑप्टिक्स के लिए भी आप व्यवहारिक तौर पे सहनशीलता दिखाते हैं। ये सहिष्णुता की कमी जो है, ये दिखाता है कि टीएमसी का मूल चरित्र क्या है ये। और जिस तरीके से जब आप रचना देवनाथ को अटैक कर सकते हैं, आरजी कार विक्टिम की मदर को, तो आप सोचिए आम महिलाओं को लेके उस पार्टी की अपनी क्या मानसिकता है। जी, मुख्यमंत्री है उनके साथ। वोटिंग के बीच अभिषेक बनर्जी का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको दिखा दूं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि बीजेपी आउटसाइडर्स यानी यूपी बिहार से लोगों को लाकर यहां बंगाल को हड़पने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। टीएमसी की बम्पर जीत होगी। तो बहुत लेट होगा। जितना यूपी को, बिहार के लोगों को यहाँ पे ले आके आउटसाइडर्स से बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट में जाओगे, चाहे आप कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। अब ये यूपी बिहार की कहानी सबने कहा थोड़ा लेट हो गई ये कहानी, मतलब ये तो नहीं, बहुत लेट हो गई। खैर इसका कोई सेंस नहीं। और देखिए, ये अगर हम इसको उस तरह से देखें तो एक और ये डर दिखाता है ना कि बार बार जब हम लोग कहते थे कि हिंदू बंगाली और जो गैर बंगाली हिंदू है, इनके बीच में जो डिफरेंस था, जिसको लेकर जैसे हम कहते हैं ना कि मुस्लिम वोट इतना पक्का है, तो जो बंगाली हिंदू है उसको एक तरह से टैप किया हुआ था कि वो दूसरी तरफ नहीं जा रहा था। तो वो भी अब दिख रहा है कि अब इनको लग रहा है कि अरे ये तो बंगाली हो या गैर बंगाली हो, हिंदू की आइडेंटिटी पर वोट कर रहा है, इसीलिए वो यूपी बिहार वाली आइडेंटिटी अलग से करने। लेकिन यूपी बिहार के भी तो बहुत लोग हैं, कम से कम कोलकाता शहर में तो 34-35% है, उनको भी तो एलिनेट कर रहे हो आप बार बार ये बात कह के। बिल्कुल भाई, तुम मतलब यूपी बिहार वाले बाहर से आ रहे हैं। नहीं, एलिनेट क्या करो, उनको डर लग रहा है कि उनके साथ न जुड़िए। आप इसको गलत दूसरे तरीके से देखिए, वो एलिनेट नहीं कर रहे, वो अपना जो वोटर है जिसे हिंदू बंगाली, उसको चाह रहे कट जाए। अर्जी सही करेगा, उसको वो समझते हैं कि आप इनसे दूर रहिए, हिंदू मत समझिए, आप हिंदू बंगाली हैं, वो उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, एलिनेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है वो वोट दे ही नहीं रहे उनको।
हाँ, वो मतलब वो हिंदू यूपी बिहार के जो लोग बसे हुए हैं वहां, मारवाड़ी जो बसे हुए हैं वो इसलिए जो हिंदू बंगाली है उसको कह रहे हैं इनके चक्कर में मत पड़ना, आप अलग हो। ये मतलब सीरियस नोट पे संगत ठीक रखो, कंसोलिडेट करने की बात है। मतलब मैं उस तरह से नहीं, उनका मतलब है कि हिंदू बंगाली कंसोलिडेट रहे और वो तृणमूल के साथ रहे। ठीक है, बंगाली अस्मिता की जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नॉन बंगाली हिंदू जो है खास तौर पर कोलकाता में अराउंड का, सौरभ जी लेना देना नहीं है, लेकिन बंगाली समाज पश्चिम बंगाल से बाहर जहां है ना, वो सबसे मजबूती से भाजपा को वोट करता है। अच्छा, जहां भी है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार, मतलब जहां भी है, वो जिस जगह है जो बंगाली समाज है वो सबसे मजबूती से बीजेपी का वोट है। नॉन बंगाली जो वहां रहते हैं ज्यादातर कोलकाता और आसपास के जिलों में, उनका क्या रुझान है? 30-35% जितनी आप भी है देख लीजिए, आसनसोल है, दुर्गापुर है, ये सब जो पश्चिमी वर्धमान में आता है। उसी तरीके से हावड़ा को आप देख लीजिए, कोलकाता की बहुत सारी सीटों को देख लीजिए, जबरदस्त इनका बीजेपी की तरफ रुझान। इनफैक्ट 2016 में जो 3 सीटें आई, उस समय 10% के आसपास जो वोट था, उसमें ज्यादातर आपके जो हिंदी भाषी मारवाड़ी बिजनेसमैन जो गैर बंगाली हिंदू हैं, और गैर बंगाली हिंदू का मतलब ये नहीं कि 10 साल पहले वो हैं, वो 2-3 पीढ़ी से वहां पे, 2-3 पीढ़ी से, लेकिन चूंकि भाषा एक वहां पे बहुत ही, वही लोग हैं, कोई अभी थोड़ी आए हैं सारे लोग पुराने, निश्चित तौर पे तो वो उनका रहा ही रहा है। और वैसी स्थिति में क्या थी कि टीएमसी की स्ट्रेटजी, सीपीएम के समय में तो चूंकि इतनी हेजेमोनिक पार्टी थी कि सब सीपीएम के थे, लेकिन टीएमसी के आने के बाद जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभरनी शुरू हुई, उस समय इन्हें रोकने के लिए टीएमसी बड़े अच्छे से उनके मोहल्लों के आगे बाइक रैली करवाना, ये करवाना सब होता था। इस बार ये हैं और खुल के वोट भी कर रहे हैं। अब शिवपुरी सीट कहां है बता देंगे सज्जन आपको। शिवपुरी सीट पर पहुंचे पवन नारा, एक बार फिर उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं, वहां के वोटर क्या कह रहे थे। किस बात पे आपको लग रहा है कि ये लंबी कतारें हैं? लाइन तो देखिए, अब लोग चाहते हैं अपना वोट देना जरूरी है, जो बदलाव या फिर किसी और चीज पे, ठीक है, वोट देना जरूरी है, जरूरी है। एक कतार देखिए जरा, कैमरा भीग रहा है, कैमरामैन भीग रहा है, लेकिन वोटर यहाँ लगातार लंबी कतार में, जहां तक आपकी नजर जाएगी। आप क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हूँ, पहली बार वोट डालने आई है? नहीं, ये सेकंड टाइम है। एक फीमेल जो पढ़ाई कर रही है, दूसरी बार वोट डालने आई, क्या सोच के वोट कर रही है? एक युवा के मन में क्या है? कुछ तो बदलेगा, जॉब अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, चेंज होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए। मैम आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले डाल चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है। एक महिला जो जॉब करती है, फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही है, किस विषय पे, क्या सोच के वोट कर रही है, क्या मन में आ रहा है? कुछ अच्छा कुछ हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बहुत सारे हैं कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब आना चाहिए यहाँ पे, जॉब होना चाहिए, चेंज एक इशू है। क्या हम देश के नागरिक हैं, वोट देना इस बार जरूरी है। इस बार जरूरी है, पिछली बार से अलग कैसे है? इस बार SIR हुआ जो इस बार पहले से मतलब इम्पोर्टेंट है। कोई इतना तो लग रहा है इस बार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव हो रहा है, जिस भी बहाने से चलिए वोटर वोट डालने के लिए आ रहा है। शिवपुर है ये, मुझे करेक्ट किया अभी आपने, ये हावड़ा की सीट है। हावड़ा की सीट है और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में आप देखिए हिंदी भाषी भी हैं, क्योंकि जब जूट मिल और बाकी उद्योग होते थे, बहुत सारे लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, अभी जो झारखंड है और बाकी जगहों से भी आए, बस गए। तो वहां पे आप देखिए जो परिवर्तन का नैरेटिव है आपको दिख रहा है। इसका कारण ये है कि जो हिंदी भाषी हैं, जो हम लोगों ने पहले बात किया, वो तो एंकर थे बीजेपी के, और इस बार और बखूबी आ रहे हैं। इस बार कोई बाइक रैली जो है, वो बाइक टीएमसी की जो बाइक वाहिनी है जो घूमती थी, वो डर नहीं है, वो खुल के आ रहे हैं। महिलाएं भी परिवर्तन की बात कर रही हैं। और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे टीएमसी का हमने कहा जो वोट बैंक है वो 5% से भी कम है शिवपुर वगैरह में। ये सब सीटें आप मान के चलिए कि जो बयार चल रही है उसमें कंफर्म्ड सीटें हैं परिवर्तन की। बंगाल में जबरदस्त वोटिंग चल रही है। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सज्जन कुमार जी और समीर चौगांवकर जी। और 60% तक पोलिंग कई जगहों पर हो चुकी है, तो पोलिंग की रफ्तार काफी अच्छी दिखाई दे रही है और पहले फेज के 90-93% के आसपास दूसरे चरण की वोटिंग को जाना चाहिए। एक खबर है नॉर्थ 24 परगना से, हम पीछे भी बात कर रहे थे। पानीहाटी सीट है यहां पर, जिसके एक बूथ में पिछले आधे घंटे से वोटिंग रुकी हुई है। इस सीट से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप और मर्डर विक्टिम की जो माताजी हैं रत्ना देवनाथ, वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईवीएम पर बीजेपी के सिंबल और प्रत्याशी के नाम को किसी ने इंक से कवर कर दिया है। इसकी वजह से यहां वोटिंग रुक गई है। अब यहां पर जैसे ही बीजेपी की कैंडिडेट रत्ना जी वहां पर पहुंची अपने समर्थकों के साथ, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के उनका आमना सामना हो गया। फिर यहां काफी नारेबाजी, हल्ला हंगामा हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में काफी बहस हुई और वोटिंग रुकी रही। वोटर्स लेकिन फिर भी लाइन में लगे रहे। एक
एग्जैक्टली क्या हुआ है बताइएगा। कुछ नहीं, कोई वोट देने गया था, शायद थोड़ा कलर लग गया है उसमें, तो वो लोग क्लीन करने में वो ज्यादा कलर लग गया है, बस इसीलिए वोट रुका हुआ है, नथिंग एल्स। आधा घंटा हुआ है। क्या बोला जा रहा है? मशीन में कुछ दिक्कत है, वहाँ पर कोई इंडिकेशन है, कोई प्रार्थी के ऊपर वो जो ब्लू कलर का जो थंब इम्प्रेशन है वो दिया हुआ है। प्रॉब्लम तो है ना, हम लोग क्यों दे ऐसे मशीन में, हम लोग क्यों दे, इसलिए वोट स्टॉप है। देख रहे हैं सब लोग क्या होगा। कुछ मशीन में कुछ इंक का कुछ इंडिकेशन है, यही तो बता रहे हैं, अभी पता नहीं क्या है, अंदर जाके पता चलेगा। तक रिजॉल्व हो जाएगा बता रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं, शायद कोई एजेंट गया है हर पार्टी का, वो लोग देखेंगे, वो लोग ऑब्जेक्शन या नो ऑब्जेक्शन डालेंगे, फिर शायद वोट स्टार्ट होगा शायद। वोटिंग मशीन पे इंक क्यों लगेगी भला? कोई मतलब कोई रीजन नहीं है? या तो तब लग सकती है कि कोई, अच्छा वैसे स्याही जो है वो तो अंगूठे के ऊपर लगती है, नाखून पे लगती है स्याही, वो भी नहीं लग सकती कि भाई सूख जाती है सर, बहुत जल्दी सूख जाती है, तुरंत सूख, सवाल नहीं है क्योंकि उसको हटाएंगे तो फिर तो वो हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत सूख जाती है। लेकिन आपने इतना भोला सवाल पूछा ना कि सर आपने मासूम बोला, मासूम सवाल पूछा कि क्यों लगेगी इंक वोटिंग मशीन पे? सर वोटिंग मशीन पर यदि इंक लगी होगी और आप वोट डालेंगे तो फिर बाहर तो आएंगे ही ना, तो फिर समझ में आएगा कि कहाँ आपने वोट डाला है। तो वो जो एक फियर फैक्टर की बात जो आप बार बार करते हैं, वो फियर फैक्टर की वजह, और ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे पानीहाट की, और वो रत्ना देवनाथ को सुबह भी मैं देख रहा था कि उनका वहाँ पर टीएमसी के लोगों के साथ बड़ी हूटिंग हुई थी, बड़ा हंगामा, उनको घेर लिया था। तो वो सीट पे तो ममता बनर्जी तो कभी नहीं चाहेंगी कि आरजीकर वाली जो सीट है पानीहाट वो जीत जाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उससे ये इंप्रेशन भी होगा, नैरेटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो बड़ी लड़ाई की सीट है। ये देखिए कैसे हॉट टॉक, और एक बार जरा ये भी दिखा दीजिए जरा ये जो हो रहा है। इलेक्शन है जिंदू में क्यों जाओ, हमारे सिंबल के ऊपर आपने क्यों लगाया? नहीं कोई लगाया नहीं, आपने लगाया। अरे आप उसको पूछिए, बोलेंगे तो पूछिए, हमें कंप्लेंट मिला है, हम यहाँ देखते हैं, पूछिए हमें कंप्लेंट मिला है। वही झगड़ा चल रहा है इंक वाला, वो कह रहे हैं किसने लगाया इंक, बताओ इन्होंने लगाया इंक, बीजेपी के सिंबल के ऊपर क्या ही किसने लगा दिया। अब दौर 24 परगना में भी वोटिंग के दौरान एक जगह काफी हंगामा हुआ। यहां भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, ईवीएम में शिकायत आई और दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे। केंद्रीय बलों ने किसी तरीके से मामले को संभाला। काफी देर तक यहां भी यूं ही हंगामा चलता रहा, नारेबाजी चलती रही। नॉर्थ 24 परगना में बहुत तनाव भी है। इसे देखते हुए एनआईए की टीम ग्राउंड पर है। एनआईए का आना लेकिन टीएमसी को पसंद नहीं है। टीएमसी के कैंडिडेट हैं एक शौकत मुल्ला। इन्होंने कहा कि ये तो डराने के लिए किया जा रहा है, बीजेपी करवा रही है, अब एनआईए भी भेज दिया और क्या बचा है इस चुनाव में, लेकिन हमारे लोग डरेंगे नहीं। बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी फैलाना चाहती है, केंद्रीय बलों की मदद से टीएमसी के लोगों को डरा रही है ताकि हमारे लोग वोट ना करें। ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। इसका ये काम कोई कुछ नहीं होगा, ये डराने के लिए वो लोग आए हैं, किंतु हम लोग डरेंगे नहीं। एक तो एनआईए की जो तस्वीरें हमने देखी, एनआईए के पास तो एक ही केस गया है अभी, जो वो बंगाल में वो जो बम मिले थे, दर्जनों बम, देसी बम, उसकी जांच एनआईए को दी गई है। अदरवाइज तो एनआईए के होने का कोई और कोई वजह नहीं है ग्राउंड पर होने की, अनलेस कोई और केस की जांच के लिए वो गई हो या उसी केस के सिलसिले में गई हुई हो। अभी शौकत मुल्ला के बारे में भी ये बता रहे थे, नॉर्थ 24 परगना से हैं। देखिए ये नॉर्थ 24 परगना में शौकत मुल्ला, शेख शाहजहां, ये सब जो हैं वो जो टीएमसी के जो आप बाहुबली करें, लोग इन्हें गुंडा और मस्तान जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वही कैरेक्टर्स हैं कि प्री पोल वायलेंस, पोलिंग डे के दिन वायलेंस और उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस, 3 फेज में जो हम लोग सर्वे करते हैं ये लोग वायलेंस करते हैं, ये वो चरित्र हैं। इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज कह तो रहा था कि हम डरेंगे नहीं, लेकिन अगर आप यही शौकत मुल्ला को आप पहले देख लेते पिछले चुनाव में और चुनाव के बाद जो इनके भूमिका की बात की गई, वो जो एग्रेशन था, जो फॉल टॉक जो अभिषेक बनर्जी इस बार कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, और मुझे पता नहीं अंदर से अंदेशा ये हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट को छोड़ के टीएमसी कैडर और अपने वर्कर की पार्टी रह जाए।
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो जन सैलाब देख रहे हैं उसमें टीएमसी के तरफ से बोलने वाले आम जनता, आम वोटर इस पर बहुत कम दिख रहे हैं। क्योंकि जहां भी पत्रकार जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, वो कोई रैंडम सैंपलिंग से जाते हैं, ढूंढ के तो जाते नहीं है कि इसका वोटर है उसका वोटर है। वैसे में ये जो चरित्र थे, इनका रोल पहले इन्होंने सीपीएम को खत्म किया, उसके बाद टीएमसी की वहां पे पूरी की पूरी एक डोमिनियरिंग प्रेजेंस आई, और अभी स्थिति ये है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं ये जॉबलेस हैं, इनकी भूमिका बहुत दिख नहीं रही है। क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के, पानीहाटी में आपने दिखाया, ये जो संदेश खली वाला जो शेख शाहजहां हो गया, उसके बगल में आप इनका शौकत मुल्ला का बोशीरहाट, उत्तर दक्षिण, ये सारा का सारा जो एरिया है, इसमें तो फियर फैक्टर से चुनाव जीत जाते हैं। बोशीरहाट भी तो डोमिनेंस वाला इलाका है ना, बोशीरहाट जी, बड़ा जी, फियर जी, फैक्टर है जी। तो ये सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं, हो गए। पूरा का पूरा अंदेशा वही दिख रहा है। लेकिन एनआईए का भी मित्र भाव दिख रहा है। सब मित्र भाव सर बेरोजगार नहीं होंगे, या तो 4 मई के बाद बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे या शिक्षकों के पीछे होंगे। जिस तरीके से ये सब मतलब टारगेट में है कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर हिंसा की, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जमीनों पर कब्जा किया, गरीबों की जमीनें लूटी है, जिस तरीके से महिलाओं का शोषण किया है, जिस तरीके से अनाप शनाप पैसा इन्होंने बनाया है, सालों का इन्होंने जो संगठन में अपराधियों का खड़ा किया है। अमित शाह जी ने जो कहा है कि 4 मई के बाद सबका हिसाब होगा ऐसे लोगों का, तो देखना चुनाव परिणाम आते आज तक ये शाम को सर, लेकिन ऐसा बंगाल में हुआ नहीं है ना, यही कह के सब टीएमसी भी आई थी। और मैं तो एक महिला ने बोला कि बदला ही नहीं कुछ यहाँ पर। ये सारे के सारे लोग सीपीएम बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने ये कहा कि बदला क्या, ये जो जैसे लेफ्ट था वही ममता हो गई, वही टीएमसी हो गई। कांग्रेस के बाद लेफ्ट आई, लेफ्ट के बाद टीएमसी आई, लेकिन अब बीजेपी आएगी तो लोगों को बदलाव दिखेगा ना। केंद्र में भी तो हुआ ना, 2004 से 14 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो 14 के बाद लगातार जनता को फर्क दिखा ना। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार सरकार बना देती है, वहां पर जनता को फर्क समझ में आता है। तो मुझे लग रहा है बंगाल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद बंगाल की जनता को समझ में आएगा कि इतने दशकों तक हमने क्या ऐतिहासिक भूल की है भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट न देकर। और मुझे लग रहा है 4 मई के बाद और अब जनता समझ गई है, जो जिस तरीके से जनता के बयान आ रहे हैं, वोटर्स के बयान आ रहे हैं, परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं, कुछ बेहतर होना चाहिए, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये सब बात एक बात बता रही है कि जो वर्तमान में टीएमसी की सरकार है 15 साल से ममता बनर्जी की, जनता उससे नाराज है और परिवर्तन के लिए वोट करने जा रही है बंगाल में। क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, एनआईए वाली जो वीडियो है ना, वही वीडियो स्क्रीन पे आ जाए तो समझ में, बंगाल ऐसे रहना चाहिए क्या? आप जरा देखिए, दुकानों को देख लीजिए, वहाँ की बस देख लीजिए, वहाँ सड़क का हाल देख लीजिए। और दरअसल पश्चिम बंगाल जैसे ना कोई रुक सा गया है। पिछले 50 सालों से 60 सालों से वहाँ कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। वहां आप जाके देखिए तो उसी तरह से झुग्गी झोपड़ी बस्ती, वहीं कुछ हम दिल्ली में सुनते रहते हैं कि जहां झुग्गी वही मकान मोदी जी शुरू कर रहे हैं, फलाना ये नहीं होना चाहिए, ये सब थोड़ा चमकता हुआ होना चाहिए। वहां आप जाएंगे तो आपको किसी भी जगह पर कुछ मतलब लगेगा कि क्या बना रखा है भाई, महानगर है वो एक समय में पूरे मतलब इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा ठिकाना वही हुआ करता था, सबसे बड़ा कारोबारी जगह थी। पोर्ट वहां पर है, सोचिए, जिसके पास समुद्र भी है, सब कुछ है, वो उसका ये हाल है। एक बात जोड़ दूं, आज मोदी जी बंगाल में तो नहीं है, तो वैसे कोई प्रचार वाली बात तो नहीं थी कि आप कहीं से और क्या प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचार हो गया। वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो वहां पर जाकर के बोला जब उन्होंने कि वहां पे बंगाल की बात उन्होंने की और कहा कि हमको प्रसाद मिलेगा। हाँ, हम आप और नजदीक हो, हम और आप नजदीक हो, मेरठ से लेकर आप चलेंगे प्रयागराज आएंगे, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं तो वो यूपी को कितने एक्सप्रेस में मिले, ये बंगाल वाले भी तो देखते होंगे। ठीक बात, ये तो हमसे कि ये राज्य हमसे पीछे था। देखिए आपने कितनी, जहां के लोग जाते थे कलकत्ता नौकरी करने, वहां के लोग तो सरपट भाग रहे हैं। वहां तो उत्तर प्रदेश शानदार एक्सप्रेसवे प्रदेश हुआ है, और जहां के लोग जाते थे वहां आप जाइए तो मतलब पता नहीं, वो औसत आता है कभी कभी, जहां कलकत्ता में बहुत कारें नहीं हैं उसके बावजूद आप देखिए तो रेंगता हुआ ट्रैफिक चलेगा। वहां आपको मतलब मुझे तो कई बार वहां 5 स्टार होटल का भी जो आपका पोर्टिको होगा ना, कुछ नए को छोड़ दीजिए, 2-3 खुल गए अभी, उन्हीं को सब दिखा देते हैं पिक्चर में कि देखिए ये है नया कलकत्ता, उनको छोड़ दीजिए, और कुछ पॉश इलाके हैं 2-3 जगह, उसको छोड़ दीजिए, तो आपको कहीं भी लगेगा भाई ऐसे कहां, किस युग में रह रहे हो, 21वीं शताब्दी में देश चला गया, एक पूरा शताब्दी पीछे अटके हुए हो, उससे आगे कुछ बड़ा ही नहीं। अंग्रेज क्या देके गए थे, क्या शानदार इमारतें, यहां दिल्ली के आरबीआई से और मुंबई के आरबीआई से शानदार बिल्डिंग है, वहां की जो राइटर्स बिल्डिंग के बगल में जो बिल्डिंग है उसकी आरबीआई की, वहां की इमारतें क्या शानदार, उससे आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। लग रहा है जैसे एकदम से उसको मजदूर का हितैषी करे, पूरी तरह से मजदूर भाव ही बना दिया वहां। अच्छा, एक लेकिन इसमें ये सारी बातें मतलब मैं समझता हूँ 99% ठीक है जो हर्ष जी कह रहे हैं, क्योंकि कोलकाता इतना बड़ा अंग्रेजों के ज़माने से और एक ज़माने तक उत्तर भारत का सेंटर भी होता था वहाँ पर लोग। लेकिन मुझे ये नहीं समझ एनआईए से रफ्तार मिलेगी इसको,
डेवलपमेंट को। नहीं वो तो सर बम वाला मसला है, उस पे तो मतलब ठीक है, मतलब वो मेरे को एक कनेक्शन नहीं समझा, बाकी बात ठीक ही है। नहीं मतलब वो अब NIA ऐसे तो घूम नहीं सकते दिखने के ना, लिए ये तो किसी केस की कि आप विजुअल investigation में देखिए और वहां से देखिए, इसी विजुअल की बात मैं कर रहा था। आप सिर्फ देखिए, अभी बस भी गुजरेगी वो भी देखिए, मैं NIA की इसमें बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सिर्फ इस वीडियो की बात की कि ऐसे बंगाल दिखता है। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वहां आप देखिए, वो लगता ही नहीं कि एक महानगर से अच्छा रिपोर्टिंग ठीक हो है। रही है। अभी कई मॉडल की बात हो रही थी, वो टेप लगा दिया तो ये कहा कि TMC मॉडल है, EVM पे टेप लगी मिली कई जगहों पर। एक और मॉडल की बात कही एक नेता ने, और ये जब बोलते हैं तो बड़े चुटकी भरे अंदाज में बोलते हैं। अखिलेश यादव की बात आपको सुनाता हूं। बंगाल में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा IPS अफसर गए, उन्होंने जो कुछ वहां पर जिस तरीके से TMC के एक कैंडिडेट थे और उन पर यह आरोप था कि वो धमकाते हैं वोटर्स को, उनके खिलाफ जिस तरह से बोला, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, तो बहुत ज्यादा नाराज है TMC इनसे। और अखिलेश यादव ने फिर कहा कि ये जो बंगाल में हो रहा है ये तो हमने देखा हुआ है अपनी आंखों से, ये रामपुर मॉडल है। उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया, और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा, क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो DGP बन जाओगे आप। और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो। अब वो कह रहे हैं यूपी से ही खास तौर पर भेजे गए ऐसे अधिकारी, और रामपुर में हमने देखा यही हुआ था। रामपुर में वो जब कहते हैं रामपुर मॉडल, तो उनका सीधा कहना है भाई मुसलमानों को वोट डालने से रोका, परेशान किया, उसमें बाधा उत्पन्न करो, कहीं बैरिकेड लगा दो, कहीं 1 किलोमीटर दूर जो है कागज पूछ लो, तो आज से आदमी जो है थोड़ा घबरा जाता है, या वापस चला जाएगा, या नहीं आएगा, या लेट आएगा। तो वो कहने ये रामपुर मॉडल है सर। नहीं, अखिलेश जी तो पॉलिटिकल लीडर है, तो वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, उसमें मैं कोई ऐसा बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो बात कर रहे हैं, रामपुर मॉडल की बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, और पुलिस ऑफिसर्स गए हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी अजय पाल जी की, कि अजय पाल शर्मा वहाँ पर गए हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर गए हैं। ऑब्जर्वर की क्या भूमिका वो खुद भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। कल भी मेरा ऑब्जेक्शन केवल ये था कि उस तरह से नहीं, जो आपको करना है, जागीर खान को पकड़ना है या किसी को और को धमकाना है, वो उसको करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी ये मिली है। पॉलिटिकल लोग तो आरोप लगाते रहते हैं, अखिलेश जी के आरोप से तो मतलब इस बात को आगे नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन किस भूमिका में आपको रहना चाहिए, इसको थोड़ा सा। सर एक बात बताइए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। ममता बनर्जी 15 साल की चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, बाहर से अधिकारी आए, IPS अफसरों के ट्रांसफर हो गए, सब हो गए, क्या ब्यूरोक्रेसी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया होगा ममता जी को? ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये सब चलता रहता है, इस सब का कोई मायने नहीं है, और उसको देखकर ही इलेक्शन। और ऑफिसर से ज़्यादा है ना, कोई बड़ा चेतक नहीं है। महाराणा प्रताप का आपने चेतक देखा है? मैं बार बार चेतक का जिक्र करता हूँ। चेतक के जितने सेंसेस थे ना, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, उससे ज़्यादा ही होंगे, कि वो राणा की पुतली से पहले मुड़ता था। अच्छा। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, वो राणा की पुतली जो दिमाग में सोचती है ना, उससे पहले मुड़ जाते हैं। तो ये मुड़ गई, चेतक मुड़ गया, जो भी मुड़ा होगा, नहीं मुड़ा होगा, मुझे ये पता है कि ब्यूरोक्रेसी में। क्योंकि एक इलेक्शन का मैं उदाहरण बताता हूँ। एक बार तमिलनाडु के चुनाव में मैं 1 महीने वहाँ रहा था, और सब बात हो रही थी ऐसी, चुनाव नतीजे से पहले की बात बता रहा हूँ। जिस दिन चुनाव की काउंटिंग होनी थी, सुबह सुबह मैंने देखा जो अपोजिशन लीडर थे, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी तमिलनाडु की वहां पर मौजूद थी। अच्छा, ये काउंटिंग से पहले की बात बता रहा हूँ। पूरी रात भी ऐसे कैसे अटेंडेंस, बड़ा वाला गुलदस्ता था वो भी रहा होगा, वो सब कुछ लेकर ब्यूरोक्रेसी वहां पर मौजूद थी। तो जब मैंने वहां पर, मैं वहीं फील्ड में वहीं मौजूद था उनके घर के बाहर, तो मैंने कहा इसके बाद भी काउंटिंग की जरूरत है। तो चेतक की आंख चेतक घुमा कि नहीं घुमा? एक बात मैं कह दूं, हालांकि मैं तमिलनाडु का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं और मेरी जानकारी भी नहीं, लेकिन क्योंकि सर ने तमिलनाडु की बात की, आज सुबह चेन्नई से एक सज्जन ने, जो मतलब मैं थोड़ा ये आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन उन्होंने ये भेजा और बाकायदा नंबर भेजा हुआ है। वो नंबर उन्होंने भेजा है कि जो AIDMK गठजोड़ है वो 134 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है।
मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने बड़ा हिसाब कितनी की असेंबली है यहाँ पे? 234 है ना, तो 118 चाहिए। तो उसमें वो कह रहे हैं कि 108 भाजपा है, बीजेपी 13 है, पीएमके 10, एएमएमके 3 कुल मिला के बनाते हैं, और डीएमके 86, कांग्रेस को 5 पर वो समेट रहे हैं। मैं मतलब चूंकि तमिलनाडु मैंने कहा ना कि उसको हम लोगों ने उस तरह से देखा भी नहीं, और शायद इसलिए भी नहीं देखा कि वहां लग रहा था कि डीएमके तो अब मैं इस ठीक कर के रेफरेंस में नहीं कर रहा, नहीं मैं समझ रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने कहा तो उस बहाने से मुझे ध्यान में आया, उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या किसी तरह का कोई चेंज होने की गुंजाइश है? मतलब मैं सिर्फ सरकारी नहीं कह रहा हूं, ये तो ये सरकार तो एक बहुत आशावादी है, क्योंकि वहां भी डीएमके एडीएमके चलता रहा है। ठीक है, एडीएमके कमजोर हुई लेकिन वहां भी चलता रहा है। ठीक। हाँ सर, मैं जहांगीर के बारे में कह रहा था। अब अधिकारी ने बात की, अब अजय पाल साहब क्या कहते हैं? जहांगीर जी करके बोलते कि जहांगीर जी थोड़ा देख लेना। कैंडिडेट है वो? मैं कुछ नहीं, तो कैंडिडेट है, लेकिन कैंडिडेट कौन है भाई? उसका इतिहास क्या है? कैंडिडेट वो किस आधार पे बनाए? कोई नेता इसलिए वो कैंडिडेट नहीं बनाए, वो अपराधी है इसलिए कैंडिडेट बनाए वहां पर। वो एक बड़ा अपराधी है इसलिए वो वहां पर अभिषेक बनर्जी का खास है। और जिस तरीके से उसका वहां आतंक और दबदबा है वहां पर, पूरे बंगाल की जनता जानती है कि वहाँ जहांगीर की किससे किससे गुंडागर्दी चलती है। वो वोटिंग लोगों को करने नहीं देता, जमीनों पे कब्जा करता है, मनमानी करता है, अपने आप को वहाँ का शहंशाह समझता है कि मैं ये पूरी एरिया मेरे क्षेत्र में आता है। तो अधिकारी जाएगा तो उसका इतिहास देखकर उससे बात करेगा ना। तो जिस भाषा में समझाया, समझाना जरूरी था कि उसके और उसके गुर के समझ ले कि भैया वोटिंग के दिन कुछ करना नहीं है, वरना शेर को सवा से आया हुआ यहाँ पर आपका हिसाब होगा। और मुझे लगता है कि उसका असर हुआ है। और टीएमसी उसको इतना इश्यू बना रही है। एक अधिकारी ने एक अपराधी को धमका दिया, हड़का दिया, डांट दिया, तो इतना टीएमसी का ईगो हर्ट हो रहा है। जैसे टीएमसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला हो गया है। ममता बनर्जी की टीम हाईकोर्ट चली जाती है, आज सुप्रीम कोर्ट चली गई थी उसके खिलाफ। 48 घंटे का रुकने का ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो कि उसे तत्काल वहां से हटा दीजिए? क्या उसने रिवॉल्वर निकाल कर उसको धमकाया है? एक बार जरा कुछ वो बात भी कर लेंगे। व्यक्तिगत ही तो है, अगर सीट हार जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? एक बार जरा कुछ उन इलाकों में क्या लोगों का कहना है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। वहां भी जबरदस्त वोटिंग हो रही है। वहां आमतौर पर नॉन मुस्लिम एरियाज से ज्यादा वोटिंग होती ही है, वैसे भी इस बार शायद और ज्यादा शिद्दत से हो रही हो। मुस्लिम एरिया में मतदाताओं का काफी जोश दिखाई दे रहा है, बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। चौरंगी सीट वहां पहुंचे हैं हुसैन रिजवी हमारे साथ ही, देखिए। वोट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा तो चलेगा भी। और ये बात आ गया है कि बंगाल एक सेफ रहना चाहिए और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं। जो होगा दीदी से होने वाला, ममता बनर्जी से होने वाला है। और जय बांग्ला। उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो आगे अब तक के ठीक ही चल रही थी, आगे और अच्छी चलेगी। अच्छा, जो उम्मीद का सरकार बनेगी तो अच्छा ही चलना चाहिए। अच्छा ही चलना। देखिए आगे फिर लीडर कौन है आपका? पसंदीदा लीडर हम लोग के बंगाल की ममता बनर्जी, और कोई नहीं। नेशनल लेवल पे हैं? नेशनल लेवल पे भी हम तो चाहते हैं वही जाए। अच्छा, तो आपका नाम, आपके हिसाब से सर? अपना भी चाहते हैं कि वही जाए। अच्छा, कि मोदी सरकार है, थोड़ा सा काम करते हैं। तो शबनम, आप किन उम्मीदों के साथ आज वोट करने निकली है भाई? क्या चल रहा है? मैं आपको बताइए। मेरा दिल में तो चल रहा है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे लेडीज को सपोर्ट मिले। पिछले दिनों जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है उसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि कोई नया ही आए तो बेटर होगा। अच्छा, तो पिछले दिनों में क्या आप आर्टिकल का जिक्र कर रही हैं, कोई और मामला? आर्टिकल है और भी बहुत कुछ है। तो वुमेन सिक्योरिटी पर आपकी क्या राय है अभी? वुमेन सिक्योरिटी जीरो है कोलकाता में, जीरो। कोई सिविक सेंस नहीं है आजकल वुमेन सिक्योरिटी को लेके। आई थिंक हम लोग को सरकार। लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी, ऑब्वियसली। उनको किन उम्मीदों के साथ वोट किया? इस उम्मीदों के साथ वोट किया है कि शांति सुकून से हम लोग यहाँ पे रह सके। अच्छा, यूनिटी है, यूनिटी है, आपके पास आते? यूनिटी यहाँ पे रहे। शांति व्यवस्था कैसी है? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छा रहना चाहिए, यही उम्मीद है। तो इस नकाब के साथ कहीं कोई दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। तो आपकी ये चौरंगी सीट है, चौरंगी कोलकाता जी, और जी, और बिल्कुल मुस्लिम कोलकाता नॉर्थ की सीट है। वो 42% के करीब, ज्यादातर मतलब सभी मुस्लिम लोग ही दिखाई दिए। 42% तो एक ये हमारे यहाँ ना ये डिबेट सेटल नहीं हुआ है आज तक कि मुस्लिम महिलाएं ये क्या एक्चुअली बीजेपी की तरफ इसका एक सेक्शन आता है वोट। देखिए, 3 तलाक वाली जो इशू हुई थी 2017 के चुनाव में, और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम महिलाएं खुल के बोलती नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के सामने या जो पुरुष समाज के हैं। लेकिन बहुत जगह जो पोस्ट पोल सर्वे है, रिलायबल सर्वे की बात है, उसमें दिखा है कि मुस्लिम समाज औरतों का एक हिस्सा गया है।
बंगाल में ये थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि बंगाल में आप देखेंगे जो हाई परसेंटेज हो रहा है उसमें मुस्लिम इलाकों में भी और ज्यादा हाई परसेंटेज हो रहा है जो पहले हुआ था। मुर्शिदाबाद, मालदा में काफी हाई हुआ। कूच बिहार की बात कर रहे हैं, उसमें आधी आधी है, मतलब मुस्लिम इलाके हैं। तीसरी बात ये देखिए कि पूरा का पूरा एनसीआर रीजन, बेंगलोर, मुंबई, जो बंगाली मेड्स की बात चल रही है, उनकी एक रिलीजियस बैकग्राउंड है, मुस्लिम है, ज्यादा खाली है। उनके अंदर एसआईआर को लेके बिल्कुल और भी ज्यादा ये चिंता की बात थी, वो जाके उन्होंने वोट किया है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वहां पे बीजेपी का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो एंटी इनकम्बेंसी का है, लेकिन वो बीजेपी के होने से वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अगर 2019 से आप बीजेपी का वोट परसेंटेज देखें, सीट की बात छोड़ दें, बीजेपी अगर मुस्लिम ना हो तो चुनाव जीत चुकी है। ममता हिंदू में 60% वोट हमेशा खोई हैं। 2019 में 38% हुआ, 2021 में 37.5 हुआ, 2024 में 38.5% हुआ। तो उस तरीके से आप देखिए कि मुस्लिम कंसोलिडेशन जो है बंगाल में ज्यादा है, लेकिन बाकी जगह बिहार में, कॉम्बिनेशन में तो फायदा करता है ना, केवल हिंदू वोट और प्लस मुस्लिम वोट मिलके तो उनको जिताने विनिंग फैक्टर हो जाता है ना। जी जी। आपने एक सवाल पूछा था और बार बार आप कह रहे हैं मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट कर रही हैं, तो मेरे मन में उसका एक लाइन का उत्तर आया, मन में हंस के दिखाओ। नहीं करती, मन में हंस के दिखाओ। मैं तो ऐसे ही अभी आपके सामने एक महिला कह रही थी हमारे कर से, और देखिए फिर मैं कह रहा हूँ इसका तो कोई नहीं है, लेकिन मुस्लिम भाजपा को वोट करता है महिला या पुरुष, वो मन में हंस के दिखाने जैसा है। पता लगा बताइए। नहीं, गुजरात वगैरह में है, गुजरात वगैरह में तो मिल रहा है वोट। देखिए आप देखिए, आप हंस रहे हैं, देखिए मैं क्या ही कहूँ। आप सर देखिए, आप घूम के आए सज्जन जी, वो भी गुजरात में। ठीक।